ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक का नाम है, बताओ क्या? कोड ऑन वेजेस। क्या है मेरे को बताओ? कोड ऑफ वेजेस। तो ये जो कोड ऑफ वेजेस है ना, कोड ऑफ वेजेस वाज ब्रॉट इन द ईयर 2019। ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है, क्लोज योर कॉपी, क्लोज योर मैट, सब कुछ मैं आपको करवाऊंगी। यस 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 विनीत, यस। चलो, इसका पूरा हम लोग अभी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोड ऑफ वेजेस 2019। कोड ऑफ वेजेस 2019 वाज गॉट इन द ईयर 8 ऑफ अगस्त 2019। कब कब आया था मेरे को बताओ? 8 ऑफ अगस्त 2019। 8 8 19 है ना, अगस्त 8 हुआ ना, 8 ऑफ अगस्त 2019। कैसे याद रहेगा? 8 8 और 9 माइनस 1 क्या होता है? 8 ही होता है, तो तीनों ही 8 है। ठीक है, 8 8 8 8 8 8 मत लिख देना, 8 8 क्या है? 19। तो ध्यान से सुनना, एक कोड आया, कोड ऑफ वेजेस 2019। अब जैसे ही जब ये कोड ऑफ वेजेस आया ना, तो इसकी वजह से आपको पता है 4 एक्ट्स गॉट ऑब्लिटरेटेड। ठीक है, कितने एक्ट्स को हटा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया? 4 एक्ट। So what are the 4 acts which got repealed, which got obliterated because of the passing of the Code of Wages 2019? What were those 4 acts जो initially people used to follow? ध्यान से सुनना। The first act is called as Payment of Wages Act। क्या है मेरे को नाम बताओ? Payment of Wages Act 1936। ठीक है, Payment of Wages Act 1936। फटाफट आ जाओ। नंबर 2, ध्यान से सुनना, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। एंड द फोर्थ वन इज इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976। क्लियर है? तो ये 4 एक्ट क्या थे? पहले वैलिड थे। समझ में आ रहा है? विद द पासिंग ऑफ कोड ऑफ वेजेस 2019। ठीक है, ये एक बात बताओ मेरे को, ये कोड वगैरह एक्ट वगैरह कौन पास करता है? पार्लियामेंट में पास होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है असेंट के लिए, फिर ऑफिशियल गैजेट में रिलीज होता है, तब जाकर वो एक्ट बनता है। तो वैसे ही कोड ऑफ वेजेस कब हुआ मेरे को बताओ? 8 ऑफ अगस्त 2019। एंड विद द पासिंग ऑफ दिस कोड द अदर, ठीक है, दीज 4 एक्ट्स गॉट क्या? ऑब्लिटरेटेड, गॉट रिपील्ड। यानी इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड एंड द एक्ट? ये जो है ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं कोड। ये क्या है? कोड। और ये मेरा क्या था जो पहले था? एक्ट। तो कोड का मतलब आप समझते हो क्या होता है? कोड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एक्ट टुगेदर। अब होता क्या था, आपने देखा है फैक्ट्रीज एक्ट में भी हमने पढ़ा है, अलग अलग स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर है ना अलग अलग रूल्स बनाने का, बताया था ना मैंने। तो पूरा अगर आप लेबर लॉ देखोगे ना, तो लेबर लॉ इज अ मैटर ऑफ क्या? इज अ जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉ बन रहा था, अलग अलग जगह सब कुछ एप्लीकेबल था। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहता था ना, इट वांटेड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। क्या लाना चाहता था? यूनिफॉर्मिटी। चाहता था कि हर स्टेट में ना एक स्टैंडर्डाइज लॉ को फॉलो किया जाए। तो इसीलिए ये जो आप एक्ट देख रहे हो, भले ये एक्ट सेंट्रल एक्ट थे, लेकिन फिर भी डिस्क्रिशन दिया गया था ना, स्टेट लेवल पे लोग अपने रूल्स खुद से बना सकते हैं। याद है मैंने बोला था, अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का मर्जी हुआ तो वो नोटिफिकेशन वगैरह देके कुछ एक्ट के प्रोविजंस को हटवा सकता है, एग्जेम्प्ट करवा सकता है, या जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्राइटेरिया होता था 20 का 10 का, उसको भी वो कम बेसी कर सकता है। ये सब था ना। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहता था? एक यूनिफॉर्म, एक स्टैंडर्डाइज लॉ एप्लीकेबल हो, जो कि सारे ही स्टेट में क्या रहने वाला है? सेम। जैसे आपको पता है पहले क्या होता था? वैट। पहले वैट था ना, फिर इसीलिए तो गवर्नमेंट क्या लेकर आया? जीएसटी। जीएसटी क्यों लेकर आया? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्या था मेरे को बताओ? स्टेट जीएसटी था, स्टेट वैट एक्ट था, लेकिन उसको रिप्लेस करने के लिए यूनिफाइड रिजीम, टैक्स रिजीम लेकर आया गया ना, जीएसटी। तो वैसे ही लेबर लॉ भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग था, तो उसको क्या करने के लिए बताओ? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक यूनिफॉर्म कोड को लाया गया। वैसे ही आपको पता है जितना भी हम लोग एक्ट पढ़े ना, फैक्ट्रीज एक्ट और ये सब एडोलेसेंट एक्ट, ये सब भी सब कोड में कन्वर्ट होने वाला है। अभी हम लोग फिलहाल कोड ऑफ वेजेस का बात कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको जो पढ़ाया है ना, इन फ्यूचर मे बी नॉट इन योर सिलेबस, बट 1 से 2 साल बाद आप देखोगे कि सारे के सारे जो एक्ट्स है ना, आप ऐसे देखोगे ना, लगभग 20 एक्ट है। समझ में आ रहा है? कितना एक्ट तो आप लोगों ने मेरे संग पढ़ लिया, 4-5 एक्ट तो तुम लोग पढ़ ही लिया है। और हर एक जगह अलग अलग चीज बोल रहा है। कोई फैक्ट्री पे एप्लीकेबल है, कोई एस्टैब्लिशमेंट पे, कोई शॉप के ऊपर है, इतना वर्कर, इतना पावर, ये वो कंफ्यूजन, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एंड सो मेनी स्टेट के ऊपर फिर अलग अलग उनको पावर दिया गया रूल्स बनाने का। तो इतना कंफ्यूजन की वजह से ना कोड लेकर आया गया है। ठीक है, कोड आ चुका है,
लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो मैम आप ये जो कोड ऑफ वेजेस बोल रहे हो ये 2019 में आ चुका है, और जैसे ही आया ये चारों एक्ट तो रिपील हो गए ना। हाँ बिल्कुल रिपील हो गए। आपको एक चीज पता है, एक्ट इज ऑलवेज रेड विथ रूल्स। एक्ट में जहां जहां लिखा है इसमें भी प्रिस्क्राइब बाय सीजी, सीजी को स्टैट्यूटरी पावर दिया गया है कि कुछ मैटर में वो क्या बनाएगा, रूल्स बनाएगा, है ना, तब जाके लॉ बनता है ना। आप खाली एक्ट को क्या एब्रप्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या? नहीं, एक्ट इज रेड विथ व्हाट, रूल्स। और रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पता है ना ये सब, रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी तक ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया ही नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाई द कोड ऑफ वेजेस आल्सो हैज नॉट येट बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो आप क्यों पढ़ा रहे हो मैम? तुमको पूरा पता होना चाहिए ना भाई, पूरा बैकग्राउंड दे रहे हैं आपको, क्लियर है? तो ये जो कोड ऑफ वेजेस है ना, भले ही 2019 में क्या हो चुका था, पास हो चुका था, क्या इंप्लीमेंट हुआ है? क्या नहीं हुआ है? क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ है? क्योंकि अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने रूल्स को नोटिफाई नहीं किया है। और एक्ट इज ऑलवेज रेड विथ रूल्स, तब जाकर लॉ पूरा इंटरप्रेट कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रूल्स को नोटिफाई नहीं किया। किसने नोटिफाई नहीं किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जैसे ही ये कोड आया ना, कोड और एक्ट का डिफरेंस समझो। एक एक्ट खाली एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है, बट कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 एक्ट्स। और जब ये कोड एक्टिव होगा, यानी ये चारों एक्ट क्या हो जाएगा? दे विल स्टैंड रिपील्ड, हटा दिया जाएगा, एज इट नेवर एग्जिस्टेड इन द लॉ, एज इट नेवर एग्जिस्टेड। क्लियर है? सो व्हाट वर द 4 एक्ट्स व्हिच गॉट रिपील्ड with the passing of the code of wages? बताओ। नंबर 1, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। समझ में आ रहा है कुछ? तो मैम इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये चारों एक्ट हम लोग को पढ़ना नहीं। और तुम लोग सोचो ना कितना अच्छा है, अगर ये कोड ऑफ वेजेस पास हो जाएगा तो आपको तो सिर्फ ये कोड ऑफ वेजेस पढ़ना होगा। समझ में? ये चार तो अलग अलग एक्ट क्या हो गया, हट जाएगा, रिपील हो चुका है ना। इट हैज गॉट ऑब्लिटरेटेड एज इट नेवर एग्जिस्टेड इन द स्टैट्यूट। बट अब प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने आपको बोला अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। यानी इसका ये मतलब है कि मैम हम लोग को ये चारों एक्ट पढ़ना पड़ेगा क्या? टू बी ऑनेस्ट यस, पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पढ़ना पड़ेगा। बट मैं आपको बता रही हूँ, ये जो कोड आया ना, आप देखोगे ऐसा नहीं है कि कोड में जो प्रोविजंस लाया गया, जो सेक्शंस लाया गया, बिल्कुल विपरीत है इसके। जो एग्जिस्टिंग एक्ट है ना, प्रोविजंस वगैरह सेम है, बट सेक्शंस इधर उधर कर दिया है। सेक्शन का नाम क्या हो गया? चेंज। सेक्शन का नंबर क्या हो गया? चेंज। अब अगर मैं बात करूं कोड ऑफ वेजेस का ना, तो टोटल कोड ऑफ वेजेस में 9 चैप्टर्स है। बट ये सब आपको पता होना चाहिए, और अगर आप ये सब लिखो भी आंसर में लिख कर आओगे तो ऑब्वियस सा बात है ना, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है? ऑफिशियल गैजेट से पूरा रिलीज करवा के निकाल लेंगे कोड ऑफ वेजेस और तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप देखोगे प्रोविजंस लगभग सेम है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, मेरे को बताओ? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के बारे में। बट इसके पहले मेरे को आप ये बताओ कि ये जो कोड ऑफ वेजेस है ना, टोटल इसके अंदर कितने चैप्टर्स है? कोड ऑफ वेजेस हैज बीन टोटली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स? 9 चैप्टर्स विद 69 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है इसके अंदर? टोटल कितने चैप्टर्स है? 9, जिसके अंदर कितने सेक्शंस है? 69। मैम आज आप क्या पढ़ा रहे हो? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो अगर मैं कोड ऑफ वेजेस का बात करूं ना, तो कोड ऑफ वेजेस के जो सेक्शन है ना, फ्रॉम 26, ठीक है, फ्रॉम 26 टू 41 इज टॉकिंग अबाउट क्या? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। अब पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का सेक्शन तो नहीं पढ़ेंगे ना जब ये कोड ऑफ वेजेस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कोड ऑफ वेजेस में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का प्रोविजन कहां से चालू हो रहा है? बोनस का प्रोविजन कहां से चालू हो रहा है? 26 सेक्शन से चालू हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है? सेक्शन 26। और वैसे तो इसके अंदर कितने चैप्टर्स है? कोड में 9 चैप्टर है, जिसको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया है? टोटल 69 सेक्शन। पहला जो 4 सेक्शन है ना, वो प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है। किसके बारे में? प्रिलिमिनरी, इंट्रोडक्शन। समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है एकदम? तो ऐसे करके अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप बात करो नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर 1 इज टॉकिंग अबाउट प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 किसके बारे में बात कर रहे हैं? चैप्टर 2 इज टॉकिंग अबाउट योर मिनिमम वेजेस। Chapter 3 is talking about your payment of wages. Chapter 4 is you're talking about payment of bonus. Chapter 4 of the Code of Wages 2019 is talking about payment of bonus, which is covering the section from 26 to 41. समझ में आ रहा है? वैसे ही करके चैप्टर 5 एडवाइजरी कमिटी एंड ऑल के बारे में बात कर रहा है, एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। वैसे फिर चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 ड्यूज का पेमेंट के बारे में बात करता है। फिर वैसे ही चैप्टर 7 है, वो किसी और के बारे में बात करता है। ठीक है? फिर चैप्टर 8 है, वो ऑफेंसेस पेनल्टीज के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका क्या है? चैप्टर 9। ऐसे करके पूरा आपका टोटल कितना चैप्टर है मेरे को बताओ? टोटल 9 चैप्टर विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शन? 69 सेक्शन। ठीक है? पहला 4 सेक्शन तो याद रखना प्रिलिमिनरी के बारे में बात करता है।
फिर जो एक्ट्स लिखे हुए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोनस एक्ट के बारे में कहां पे लिखा हुआ है? 26 से 41। समझ में आ रहा है कुछ? तो अब हम लोग अगर पढ़ेंगे ना कि बोनस का एलिजिबिलिटी किसको है, समझ में आ रहा है, उसका सेक्शन 26 अगर बोलोगे तो सेक्शन 26 ऑफ कोड ऑफ वेजेस। लेकिन अगर आप बोनस एक्ट का सेक्शन देखोगे ना तो उसमें सेक्शन 10 है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम तो सेक्शन 26 चिल्ला रही है पेमेंट ऑफ बोनस के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, लेकिन हमारे जो बुक है ना उसमें तो सेक्शन 10 लिखा हुआ है। मैम गलत पढ़ा रही है क्या? अरे वो सेक्शन 10 क्या चीज का लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का। आपके मैट में क्या दिया हुआ है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। और मैंने आपको पूरा रियलिटी चेक दिया है, ये रिलीज हो चुका है। और अगर आप इसके हिसाब से पढ़ोगे ना, इसके मुताबिक पढ़ोगे तो क्या होगा? सेक्शन नंबर 26 ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? कोड ऑफ वेजेस 2019, जो कब से एप्लीकेबल हो जाना चाहिए था? 8/8/2019, 8/8/2019। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी तक इंप्लीमेंट हुआ है क्या? क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ है? क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट ने रूल्स को नोटिफाई नहीं किया है। एक्ट इज ऑलवेज रेड विथ व्हाट? रूल्स। तो बाय डिफॉल्ट आपके सिलेबस में क्या एप्लीकेबल हो गया? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करके पढ़ाई किया करो, ऐसे मेरे को मजा नहीं आता है। प्लीज इफ पॉसिबल कीप योर वीडियो ऑन ड्यूरिंग द लेक्चर। समझ में आ रहा है कि पूरा क्लियर है? तो अब इतने दिन से बहुत सारे बच्चे ना हवा बना रखे थे, कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ वेजेस क्या है, कोड ऑफ वेजेस क्या है। अरे भाई है ही नहीं आपके सिलेबस में। आपको बस इतना याद रखना है कि जो कोड ऑफ वेजेस है ना, कब आया मेरे को बताओ? 8/8/2019। और जैसे ही कोड ऑफ वेजेस एक्ट आया ना, कोड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 एक्ट, ठीक है? और जैसे ही ये कोड आया ना, द अदर previous 4 act got obliterated, got repealed as it never existed in the statute. What were those 4 acts? Number 1, Payment of Wages Act 1936, Minimum Wages Act 1948, Payment of Bonus Act 1965, Equal Remuneration Act 1976. याद रहेगा क्या? और ये सब क्यों किया गया? क्या लाने के लिए? यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टेट में अलग अलग लॉ, सेंट्रल वाइज अलग अलग लॉ, कंफ्यूजन, लॉट ऑफ क्योर्स। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज्ड रिजीम, स्टैंडर्डाइज्ड लॉ, जैसे वैट को हटाकर क्या लेकर आया गया? जीएसटी। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पे भी यही गवर्नमेंट सोच रहा है। मोदी गवर्नमेंट हैज प्रमोटेड इट, मोदी गवर्नमेंट के राज्य में ये हुआ है। लेकिन अभी इसको कुछ छेड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है और बहुत सारे लेबर जो है ना वो परेशान हो रहे हैं ये कोड की वजह से। बुरे नहीं, हमको ये नहीं मिलेगा अगर ये कोड आ जाएगा तो। जब भी कोई चेंजेस आता है, और ये किसके ऊपर है? ये लॉ लेबर के ऊपर है ना। और जब भी कोई चेंजेस आएगा तो जो चेंजेस से इफेक्ट होगा उसको सबसे ज्यादा क्या होगा? इंपेशेंस आएगा उनके अंदर। तो इसलिए लेबर लोग क्या है ना, बहुत ज्यादा रिवोल्ट करने लग गए। तो इसीलिए इसको भी सस्पेंशन मोड में रखा गया है। और अभी गवर्नमेंट इसको छेड़ेगा भी नहीं जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता। हाँ, इलेक्शन के बाद इसको छेड़ने का सोचेगा। तो आप निश्चिंत रहो, आपके एग्जाम टर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होना है। बताओ, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इतना लेट आओगे तो नहीं चलेगा भाई, टाइम पे आया करो, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? कोड ऑफ वेजेस 2019। कोई डाउट है यहां तक? मैम कोड और एक्ट में क्या डिफरेंस है? एक्ट जो है ना वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एक्ट क्या हो गया? एक स्पेसिफिक लॉ हो गया। जैसे बोनस एक्ट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द बोनस पेबल टू द एम्प्लॉइज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम वेजेस टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मिनिमम वेजेस पेबल टू द वर्कर्स वर्किंग इन द एस्टैब्लिशमेंट। अब इनको यूनिफॉर्म करने के लिए क्या लेकर आया गया बताओ? कोड ऑफ वेजेस व्हिच हैज बीन डिवाइडेड इनटू टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स? 9 chapters, which is consisting of 9 chapter and total how many section? 69 section. समझ गए क्या? देखना चाहोगे कि टोटल 69 सेक्शंस में क्या क्या है? ऑलरेडी मैंने बोनस का आपको बता दिया है, बताया ना, और एक ओवरऑल तो बता दिया किस चैप्टर में क्या क्या है। चैप्टर 1 में क्या है बताओ ना, फटाफट बताओ। चैप्टर 1 किसके बारे में बात कर रहा है? देखो चैप्टर 1 किसके बारे में बात कर रहा है? प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से लेकर 4। चैप्टर 2 किसके बारे में बात कर रहा है? मिनिमम वेजेस। कंफ्यूज मत हो जाना, हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया था? मिनिमम वेजेस से नहीं, पेमेंट ऑफ वेजेस। पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 है और मिनिमम वेजेस क्या था? 1948। तो तुम उसी ऑर्डर में मत लर्न कर देना, फिर गलत हो जाएगा ना। चैप्टर 2 में पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं है, क्या है? मिनिमम वेजेस। सेक्शन 5 से लेकर 14 पेमेंट ऑफ वेजेस, 14 से लेकर 25 सेक्शन। फिर चैप्टर 4 मैंने आपको लर्न करवाया। चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट व्हाट? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। चैप्टर 4 में किसके बारे में लिखा हुआ है? पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में। सेक्शन नंबर बताओ मेरे को। सेक्शन 26 से लेकर क्या बोला? सेक्शन 41 तक। याद रहेगा ये सब? फिर इसके बाद मैंने क्या बोला बताओ? चैप्टर नंबर क्या? 5 में मैंने क्या बोला? खाली एक चीज है, एडवाइजरी बोर्ड, जिसका सेक्शन भी मैंने बोला एक ही, सेक्शन 42। फिर 43 से लेकर 50 पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड ऑल के बारे में। इंस्पेक्टर का सेक्शन 51। फिर ऑफेंसेस एंड पेनल्टी बोला 52 से लेकर 56।
और रिमेनिंग 57 से 69 क्या बच गया, मिसलेनियस। तो ये पूरा कोड हो गया, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पेमेंट ऑफ बोनस चालू नहीं किया, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। आपके एग्जाम्स के लिए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल है क्या 1965? हाँ, वही तो बोला मैंने। बट अगेन मैं आपको बता रही हूं कि अगर आप कोड ऑफ वेजेस भी पढ़ोगे ना, कोड ऑफ वेजेस का बेयर एक्ट भी निकाल के देखोगे, तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट का जो आज मैं प्रोविजंस पढ़ाने वाली हूं ना, जो सेक्शन 10 में है, सेम टू सेम वो कोड में कहां पे है, सेक्शन नंबर 26 में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसको बोनस मिलेगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किस एस्टैब्लिशमेंट को बोनस देना है, तो ये सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट आप फटाफट एक बार ये लिख लो ना, कोड क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ठीक है। और ये जो कोड है ना, लेबर कोड, कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ वेजेस के अंदर कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शन है, राइट डाउन। सो आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग द लेक्चर। लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे मेरे से निरंतर इंटरेक्शन करते रहना, निरंतर मींस कंटिन्यूअस इंटरेक्शन करते रहना चैट बॉक्स में, ओके। चलो अभी लिखना मत चालू करो, मैं अभी आपको डिक्टेशन दे रही हूं, ठीक है। लिखो, हेडिंग क्या लिखा आपने, कोड लिखो, कोड ऑफ वेजेस, कोड ऑफ या कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑफ वेजेस या कोड ऑन वेजेस 2019। क्या ये पूरे हिंदुस्तान पे एप्लीकेबल होगा? हाँ मैम, ये तो पता ही है यार, इट इज एप्लीकेबल क्या, टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या बोला था, 8/8/2019। लिखो पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया, एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 8/8/19, और 8/8/19 का भी मैंने टेक्निक याद करवा दिया, तीनों ही 8 है, ठीक है। बट 8/8/8 मत लिख देना, 8/8/2019 नहीं, ये वाला लेक्चर कर लेना आदित्य, दिस लेक्चर इज डिफरेंट, ओके। चलो, एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम 8/8/2019, क्लियर है। अब सुनो ना, ऑलरेडी मैंने बोला कोड का मतलब क्या, कोड मींस वन एक्ट की कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एक्ट टुगेदर, combination of many act together, and when the code is applicable the other previous act remains repealed, obliterated, destroyed as it never existed in the statute, ठीक है। और ये कोड ऑन वेजेस की वजह से कौन से 4 एक्ट का क्या हुआ, ऑब्लिट्रेशन हुआ। नंबर 1 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, नंबर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट, नंबर 3 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एंड नंबर 4 इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। लिखो, समझ में आ रही है? कोड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट, कोड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट्स, it repeals the 4 act as it never existed in the statute. Code means combination of acts, it repeals the 4 act as it never existed in the statute. यानी इसकी वजह से क्या हुआ, ओल्ड 4 acts got obliterated, obliteration of the 4 act. तो कौन से 4 एक्ट है जो ऑब्लिटरेट हुए, बगल में लिखो एक्ट का नाम along with the dates. डेट्स याद हो गया क्या, 36 था, 48 था, 65 था, 76 इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। लिख लिया क्या यहां तक, कोई डाउट है क्या यहां तक? मेरे को बताओ वापस से, क्या हुआ बोलो ना, क्या दिक्कत है? रेमुनरेशन एक्ट लर्न नहीं हुआ अभी तक, 5 बार पढ़ा दिया। इक्वल रेमुनरेशन एक्ट, रेमो एक्ट है क्या, रेमो डिसूजा, इक्वल क्या है, रेमुनरेशन एक्ट। चलो बताओ मेरे को, टोटल कितना चैप्टर है इसके अंदर, 9 चैप्टर, टोटल कितना सेक्शन है, 69 सेक्शन। लिखो 9 चैप्टर्स अंडर दिस कोड कंटेनिंग 69 सेक्शन, फटाफट। Nine chapters under this code containing 69 section. मैम ये लर्न करना पड़ेगा क्या? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है ना भाई, क्या है लर्न कर लो, कुछ ऐसा हार्ड तो है नहीं। तुमको बोनस नहीं याद हो गया, बोनस कहां पे कवर्ड है, कौन से चैप्टर में, 4 में, सेक्शन 26 से लेकर क्या बोला, सेक्शन 41, और स्टार्टिंग में क्या बोला, प्रिलिमिनरी चैप्टर 1, और सेकंड में भी याद हो गया होगा, चैप्टर 2 में क्या है, मिनिमम वेजेस, चैप्टर 3 में क्या है, पेमेंट ऑफ वेजेस, चैप्टर 4 में क्या है, बोनस, फिर चैप्टर 5 में क्या बोला, वेरी गुड, चैप्टर 5 में क्या बोला, एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी बोर्ड, फिर चैप्टर 6 में क्या बोला, ड्यूज, पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड ऑल, ऑडिट, फिर उसके बाद क्या बोला, मिसलेनियस नहीं है,
मिसलेनियस तो लास्ट में, टोटल 9 चैप्टर है, तुम अभी 6 पे खड़े हो। ऑफेंसेस 8 में, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इज इन 8। देखो चैप्टर 9 मिसलेनियस है, बीच में खा गए इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं करते, फैक्ट्रीज एक्ट में भी जगह जगह इंस्पेक्टर आ रहा था। चलो लिखो, राइट डाउन, ड्रॉ दिस चार्ट, क्विकली ड्रॉ दिस चार्ट। 9 chapters under this code containing 69 sections। चार्ट बना लो जल्दी से। अच्छा मैम, हम लोग को अगर मन करेगा हम लोग पहले मिसलेनियस लिख ले क्या ऊपर मेरे? नहीं, ये इसी ऑर्डर में चैप्टर 9 में मिसलेनियस है। अब ये मत समझना मैम ने ऐसे ही सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4। ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर नंबर 2 मिनिमम वेजेस। मैं अभी आपको दिखा दूंगी, ऑफिशियल गैजेट से निकाल के दिखा दूंगी, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब बोलोगे तो पूरा बेयर एक्ट निकाल के तुम लोग को बांट देंगे, नेक्स्ट क्लास बांट देंगे, देख लेना, ठीक है। कोई आपको इतना डिटेल में ना बताएगा ना पढ़ाएगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जानते हो कौन कौन से हैं? मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, क्योंकि यही 3 एक्ट तो है जो हमें पढ़ना है। उल्टा फुल्टा मत कर देना, आंख खोल के लिखना। एक बात बताओ, चैप्टर 6 में मैंने क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम एंड ऑडिट। ऑडिट करना पड़ता है ना कितनी बार, एस्टेब्लिशमेंट का, फैक्ट्रीज का, जिनके ऊपर ये सब कोड एप्लीकेबल है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, मिसलेनियस लिख लिया क्या? फास्ट फास्ट फास्ट, इंक्रीज योर स्पीड, 2x का स्पीड करो। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कौन सा चैप्टर आज? कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अरे चैप्टर का नंबर बताओ ना। पेमेंट ऑफ बोनस, चैप्टर 4। बेयर एक्ट का भाषा बोल रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कोड ऑफ वेजेस का, कोड ऑन वेजेस का, चैप्टर नंबर 4। कोड ऑन वेजेस का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज हम लोग? चैप्टर नंबर 4, विच इज कवरिंग द सेक्शन 26 टू सेक्शन नंबर 41, विच इज टॉकिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ द बोनस टू द वर्कर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट, फैक्ट्री। बोलो। हाँ, 26 से 41 पेमेंट ऑफ बोनस। मिनिमम वेजेस 5 से 14, हाँ 5 से 13 हो जाएगा। नहीं, इसको 15 कर लो, इसको 15 कर लो, 15 से 25। वेरी गुड, ठीक है, इसको 15 से 25 कर लो। कॉमन कैसे होगा? कॉमन तो हो ही नहीं सकता। सेक्शन 14 अगर बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस के बारे में, तो ऑब्वियस सा बात है ना, इट कैन नॉट टॉक एट द सेम टाइम अबाउट पेमेंट ऑफ वेजेस 15 to 25। फटाफट लिखो। इज इट डन टिल हियर? कोई दिक्कत? क्लियर, एब्सोल्युटली लर्न हो गया यहाँ तक? अच्छा ये वाला चार्ट भी लर्न हो गया क्या? हाँ हो गया, कोशिश करो। पेमेंट ऑफ बोनस कहाँ पे है बताओ, कौन से चैप्टर में? चैप्टर 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 4, सेक्शन बताओ। 26 से 41 तो हो तो गया। चलो अब हम लोग क्या किसके बारे में बात करें बताओ? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्या चीज का? चैप्टर नंबर 4 पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट मत बोल देना। चैप्टर नंबर 4 क्या? कोड ऑन वेजेस 2019। क्लियर है? सेक्शन कौन सा बात कर रहे हैं? 26, विच इज टॉकिंग अबाउट क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि किसको बोनस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कौन से एस्टैब्लिशमेंट को बोनस देना पड़ेगा, या फिर आप बोलो सेक्शन 10 ऑफ द बोनस एक्ट 1965। मैम कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, समझ में आ रहा है? अब बोनस एक्ट अलग है ना, लेकिन आपके सिलेबस में क्या एप्लीकेबल है? बोनस एक्ट। तो मैम हम लोग को आप जबरदस्ती सेक्शन नंबर 26 क्यों पढ़ा रहे हो? अरे जान के रखो, और लिख के भी आओगे गलत थोड़ी होगा, बट गलती से भी ये मत लिख देना सेक्शन 26 ऑफ द पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट 1965 जीरो बड़ा वाला। ये सेक्शन 26 किसके अंदर है? कोड ऑफ वेजेस के अंदर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं दोनों में कॉमन है, कोड में भी यही लिखा हुआ है और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी यही लिखा हुआ है। तो यानी अगर आप ये प्रोविजन पढ़ोगे तो आपका कोड भी तो हो जा रहा है साथ साथ। तो अगर मान लो लास्ट मोमेंट में बोल भी दिया कि नहीं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हम लोग रिपील कर दिए, गवर्नमेंट ले आया है, आपके सिलेबस में भी जो है कोड ऑफ वेजेस एप्लीकेबल है,
तो भाई आपको पता है क्या है, क्योंकि आपको दोनों पढ़ाया गया है। और अगर बोल दिया नहीं कि पेमेंट ऑफ बोनस ही है तो भी पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में बताओ, क्या चीज की एलिजिबिलिटी, कौन कौन से एस्टैब्लिशमेंट है जिनको सबसे पहला बात बोनस देना पड़ेगा, और कौन कौन से एम्प्लॉय है जिनको बोनस मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 4 यानी क्या, आपके बुक का चैप्टर 4 नहीं पढ़ा रहे, चैप्टर 4 किसका, बेयर एक्ट का। चैप्टर 4 क्या चीज का, कोड का, कोड ऑन वेजेस का, जो कि कब पास हुआ था, 2019। कब से, 8 अगस्त 2019, 8/8/2019, क्लियर है। जिसका हम लोग क्या पढ़े, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी किस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 26, क्लियर है। सुनो ना ध्यान से, बोनस का मतलब बताओ क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड बोनस मींस, और बोनस किसको मिलता है बताओ। बोनस का मतलब क्या है, ओवर एंड अबव योर सैलरी आपको एक इंसेंटिव दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए, काम करने के लिए। तो ये जबरदस्ती का बोनस क्यों दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो क्या बोनस के लिए, सभी को मिलेगा जिसको मिलना है, तो क्यों बोनस दे रहे हैं, रिवॉर्ड तो नहीं है, ये क्यों दे रहे हैं, बोनस क्यों दे रहे हैं, वाई, टू कीप देम मोटिवेटेड, वेरी गुड, टू कीप द एम्प्लॉइज मोटिवेटेड। आज मान लो एक कंपनी है जिसमें छप्पर फाड़ के ना लोग प्रॉफिट कमाए जा रहे, और प्रॉफिट कौन कमाए जा रहा है, इंप्लॉयर, और ये खटनी कौन कर रहा है, इंप्लॉय। तो उसको क्या लगेगा कि वो गधा है, कोलू का बैल है, स्लेव है। तो भाई उनको एक फेयर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या चीज का प्रोविजन लाया गया, बोनस, कि भाई तुमको भी बोनस मिलेगा। तो बोनस कैन बी लुक्ड एज अ क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या मिल रहा है तुमको, कंपनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोनस को लेकर आया गया टू क्रिएट अ हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द एस्टैब्लिशमेंट, टू क्रिएट अ हार्मनी, टू क्रिएट अ बैलेंस, टू गिव देम क्या, इक्वल जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट, फेयर रेम्युनरेशन। अब सैलरी तो उनका फिक्स है, लेकिन अगर मान लो कंपनी में लोग जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं, कंपनी को छप्पर फाड़ के प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुए जा रहे हैं, तो तुमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं ना। तो इसलिए बोनस दे रहे हैं, ताकि तुम जाकर रोना मत गाओ जगह जगह कि मेरे को तो कुछ नहीं दे रहा मेरा मालिक, तुमको दे रहे हैं ना, क्या दे रहे हैं, बोनस। एक बात बताओ, आपके यहाँ डोमेस्टिक वर्कर्स आप रखते हो, जैसे कोई शॉफर रखता है, ड्राइवर, या कोई डोमेस्टिक मेड रखता है, क्या उन लोग मांगते हैं क्या आपकी मम्मी से, आपके पापा से, बोनस दे दो ना भाई, सुना होगा आपने। स्पेशली अगर वेस्ट बंगाल में आप रहते हो तो पूजा बोनस बहुत फेमस है, दुर्गा पूजो आशीष, আমাকে बोनस दिए दो, ऐसे लोग बोलते हैं ना, दुर्गा पूजा आ रहा है बोनस दे दो हम लोग को, पूजा बोनस, काली पूजा बोनस, दुर्गा पूजा बोनस, तो बोनस वगैरह, हाँ दिवाली बोनस, समझ में ऐसे लोग लेते हैं ना। तो एक बात बताओ, तुम लोग जो बोनस देता है कि क्यों दे रहे हैं, उन लोग जब काम पे लगता है तो उन लोग क्या बोलते हैं कि हमको बोनस देंगे ना साल में, और वो भी 1 महीना का पूरा या 2 महीना का पूरा बोनस लेता है, बोलता है ना बोनस लेंगे। तो तुम लोग बोल देगा नहीं देंगे, तो उन लोग को इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, लोग बोलेगा छोड़ो हम नहीं काम करेंगे, समझ में आ रहा है? फिर सारा काम खुद से करना तुम लोग घर पे, क्लियर है। और फिर ट्यूशन वगैरह मत आना, घर में काम करते रहना। पर तुम लोग को तो ट्यूशन आना है, तो तुम लोग बोल देते हैं हाँ दे देंगे बोनस, समझ में आ रहा है। नहीं तो खुद का काम खुद करना पड़ेगा ना, अमेरिका में जैसे होता है, खुद का काम वहाँ सब खुद करते हैं, वहाँ पे दे कैन नॉट अफोर्ड द लेबर बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, नॉट लाइक इंडिया जहाँ आपको सारा सुविधा मिल रहा है, घर का झाड़ू कोई कर दे रहा है, डस्टिंग कोई कर दे रहा है, खाना कोई पका दे रहा है, बर्तन कोई मांज दे रहा है। अमेरिका में सब हाथों से करना होता है, हाथों से, मुलायम हाथों से, जो खुरदुरा हो जाता है कर करके, समझ में आ रहा है। लेकिन इंडिया में ये फैसिलिटी है आपके पास, और आप इसलिए उसको पटा के रखते हो ना, मतलब समझ में आ रहा है आपको। कितना सारा कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम मेम्स भी आया था उसके ऊपर, आज बाई नहीं आई, समझ में आ रहा है, हालत खराब हो गई, ऐसे ऐसे करके। तो उन लोग को आपको पटा के रखना पड़ता है, मालिक की तरह उन लोग को रख के रखना पड़ता है कि नहीं, बताओ ना, समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, उन लोग बोनस मांग रहे तो तुम लोग दे देगा क्या, सुनो ना, मान लो कि इसकी एम्प्लॉय थी, एम्प्लॉय नहीं इसकी मेड थी, जो इसको बोली थी मेरे को बोनस दे देना मैडम तो हम काम करेंगे। अब बोनस का टाइम आया तो बोलिए नहीं देंगे, तो क्या इसकी जो मेड है इसको स्यू कर सकती है क्या, कर सकती है क्या, ये बोनस नहीं दे रही है, स्यू कर सकती है क्या, नहीं कर सकती स्यू। ये बोनस देना मैंडेटरी नहीं है डोमेस्टिक हेल्पर्स और इन लोग का। लेकिन अगर ये बोनस एक्ट जिसके ऊपर एप्लीकेबल है, जिस एस्टैब्लिशमेंट पे, जिस फैक्ट्री पे, अगर वो बंदा बोनस नहीं दे रहा अपने एम्प्लॉय को, तब एम्प्लॉय जाकर एम्प्लॉयर को स्यू कर सकता है क्या, हाँ। लेकिन क्या तुम्हारे जो घर के हेल्पर लोग हैं तुमको स्यू कर सकते हैं क्या, नहीं। तुम क्या फैक्ट्री खोल के बैठे हो क्या, घर पे एस्टैब्लिशमेंट खोल के बैठे हो क्या, काम कर रहे हो क्या, जिसके ऊपर बोनस एक्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं। समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, बोनस एक्ट किस टाइप के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। द बोनस एक्ट का प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द एस्टैब्लिशमेंट, द प्रोविजंस ऑफ द बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द एस्टैब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री, ऑन ऑल द एस्टैब्लिशमेंट एंड फैक्ट्री, ठीक है। हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स 20, हैविंग मिनिमम कितना नंबर ऑफ वर्कर्स, मिनिमम कितने वर्कर्स होने चाहिए 20, ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, प्रीसीडिंग नहीं है यहाँ पे, ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर,
पूरे साल में एक दिन भी अगर आपके यहाँ कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 20, मिनिमम कितना बोला, 20 या 20 से ज्यादा, तो आपके ऊपर प्रोविजंस ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा क्या? हाँ। या बोल लो सेक्शन 26 एप्लीकेबल हो जाएगा क्या कोड का? हाँ। समझ में आया क्या बोला? दोनों पढ़ा दे रहे एक साथ, क्लियर है? सो दैट इज मेंट बाय द एप्लीकेबिलिटी। अगर आपका कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट, एनी फैक्ट्री और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट विच इज हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ क्या 20 वर्कर्स एम्प्लॉइज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एनी डे मैम। यानी अगर मान लो हम लोग 200 दिन ऑपरेट करते हैं, खाली एक दिन ऐसा हुआ था ना, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, 31 मार्च को वर्कलोड बहुत ज्यादा था, हम लोगों ने ना 20 एम्प्लॉइज रखा था, लेकिन फिर वैसे ही नेक्स्ट जब आया ना हम लोग का डे, तो हम लोगों ने जो है ना एम्प्लॉइज को क्या कर दिया, ले ऑफ कर दिया, यानी अब 19 रख के काम कर रहे हैं, तो खाली उसी दिन एप्लीकेबल होगा ना, उसी ईयर के लिए, उसी अकाउंटिंग ईयर के लिए नहीं। एक्ट वंस एप्लीकेबल रिमेन्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम। एक बार आपके ऊपर प्रोविजंस ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो क्या हमेशा एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ। इवन इफ सब्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गेट रिड्यूस्ड, इवन इन सब्सिक्वेंट ईयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गेट रिड्यूस्ड, और वो भी खाली एक ही दिन। ये 20 वर्कर्स का प्रोविजन भी किसके लिए बोला? ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यानी मान लो 200 दिन में तुम खाली एक दिन 20 एम्प्लॉय के साथ काम किया, लेकिन बाकी 199 दिन 18 एम्प्लॉय था, भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रोविजन ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। समझ में आ रहा है? क्या प्रोविजन ऑफ बोनस एक्ट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी ये एस्टैब्लिशमेंट को अपने सारे एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ेगा क्या? हाँ। सारे एम्प्लॉय को नहीं देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉय के ऊपर भी ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका किया अभी हम लोगों ने? एस्टैब्लिशमेंट का, कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट को बोनस देना है। वो फैक्ट्री या वो एस्टैब्लिशमेंट जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? 20, क्या उन्हें बोनस देना पड़ेगा? हाँ या ना? अरे बोलो, देना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, हर एम्प्लॉय मुंह उठाकर आ जाएगा बोनस लेने क्या? अब मान लो ये प्रीमियम एम्प्लॉय है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, महीना का कितना उठा रहे आप जानते हो? 4 लाख रुपया ले रहा महीना का। होते हैं प्रीमियम एम्प्लॉय, तो क्या बात है, साल का इसका सालाना 50 लाख का जो है पैकेज है, जो महीना का है कितना कितना सैलरी उठा रहे हैं? 4 लाख। अब बोल रहे बोनस दे दो भाई मेरे को, बाबू बोनस दे दो। समझ में आ रहा है? ये एम्प्लॉय है कि मालिक है? लग रहा है 4 लाख रुपया उठा उठा के ले जा रहा है, और फिर बोलते हैं बोनस दे दो। नहीं मिलेगा बोनस, तुम्हारे को बोनस नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी मैम किस टाइप के एम्प्लॉय को बोनस मिलता है, किस टाइप के एम्प्लॉय को इसको बोनस मिलेगा क्या? हाँ। इसका सैलरी जानते हो कितना है? महीना का 3000 रुपया। कितना है सैलरी? महीना का 3000 रुपया। बोनस मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। तो मैम एक वो तो बताइए, लिमिट तो बताइए, जिसको बोनस मिलेगा जिसको बोनस नहीं मिलेगा। इसका सैलरी जानते हो कितना है? महीना का 10,000 रुपया। बच्ची को बोनस मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। इसका सैलरी कितना है? महीना का 20,000 रुपया। बोनस मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। इसका सैलरी कितना है? 21,000 रुपया। बोनस मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। इसका सैलरी है 22,000 रुपया, बोनस नहीं मिलेगा। लिमिट समझ गया? 21,000, 21,000 लिमिट कितना है? 21,000 पर मंथ। पर एनम मत बोल देना भाई, आदमी मर जाएगा। साल का 21,000, 2,000 से भी कम कमाओगे महीना का, उसे भीख ही मांग लो, उन लोग ज्यादा कमा लेंगे। समझ में आ रहा है? तो किस एम्प्लॉय को बोनस मिलने का अधिकार है? अगर उसका सैलरी क्या? शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट, इफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड, इफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड्स, क्या? डज नॉट एक्सीड्स कितना रुपीस? 21,000 रुपीस पर मंथ। यानी मैम एक बात बताइए, अगर इस बच्ची का सैलरी 21,001 रुपया है, जानबूझ के एम्प्लॉय रखा है ताकि बोनस नहीं देना पड़े, तो क्या इसको बोनस मिलेगा? सोच के बताओ। 21,000 तक लिमिट रखा गया है, अगर आपका सैलरी 21,001 रुपया हो गया, बताओ आपको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ। खाली 1 रुपया का फासला है, 1 रुपया का फासला है खाली। यानी यार ये तो बड़ा नाइंसाफी हुआ, ये 21,000 कमा रहा है, इसको बोनस मिल रहा है। ये बच्ची 21,001 रुपया कमा रही है, इसको बोनस नहीं मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ तो कट ऑफ लिमिट तय करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? नहीं मिलेगा। एक एक बूंद भी बहुत मैटर करता है, क्लियर है? एक पॉइंट से रिपोर्ट्स वगैरह नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, कोरोना नेगेटिव हो सकता है, कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो एक एक बूंद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जैसे ही तुम्हारा सैलरी 21,001 रुपया भी हुआ तो तुमको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? वापस से मेरे को बोलो, किस टाइप के एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा? जिनका सैलरी शुड नॉट एक्सीड, दोज एम्प्लॉइज हुज सैलरी शुड नॉट एक्सीड कितना? 21,000 रुपया पर मंथ, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉय हैज वर्कड फॉर मिनिमम 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। और एक क्या बोला? प्लस दैट एम्प्लॉय हैज वर्क फॉर मिनिमम
कितना 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। महीना का 30 दिन बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग ईयर का 30 दिन बोल रहे हैं? ईयर में 30 दिन काम करोगे ना तब बोल रहे तुमको बोनस मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब जैसे सपोज करो ये बच्चा बोल रहा है कि मैम बोनस जो है वो मान लो कि बोनस तो पूरा साल का मिल रहा है ना, और ये पूरा में 30 दिन काम किया है तो प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा। पूरा साल का सैलरी का बोनस थोड़ी दे देंगे तुमको, तुम काम ही 1 महीना किया है तो तुमको 1 महीना का बोनस मिलेगा, प्रोपोर्शनेट बोनस होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन ऑन एन एवरेज तुमको अकाउंटिंग ईयर में कितना दिन काम करना पड़ेगा? मिनिमम 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। वापस से सुनो, अभी तक मैंने 2 चीज आपको पढ़ाया। एक तो ये पढ़ाया किस एस्टैब्लिशमेंट को बोनस पेमेंट करना पड़ेगा। Every factory and establishment where minimum number of workers working in an organization is 20 on any day of the accounting year। on accounting year नहीं, on any day of the accounting year। ये पहला पॉइंट बताया। ठीक है, समझ गए कि हम एम्प्लॉयर है और अगर मैंने 20 से ज्यादा या 20 वर्कर रखा है कोई भी दिन अकाउंटिंग ईयर का तो मुझे बोनस देना पड़ेगा। लेकिन क्या मुझे सबको बोनस देना पड़ेगा? नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन एम्प्लॉय का क्राइटेरिया। तो एम्प्लॉय का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला है? सबसे पहले ये बोला है सुनो एम्प्लॉय तुमको हम देंगे बोनस, लेकिन तुम अपने जो है ना अगर औकात के नीचे हो, अगर तुम्हारा औकात बहुत बड़ा है तो तुमको हमसे बोनस लेने का दरकार नहीं है। 4-4 लाख के सैलरी वाले बच्चे, 1-1 लाख के सैलरी वाले बच्चे, इनको बोनस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आपका सैलरी 21,001 रुपया भी है ना तो भी आई एम वेरी सॉरी टू से आपको बोनस वगैरह मिलने वाला नहीं है। यानी आपका सैलरी कितना रहना चाहिए? अप टू ₹21,000, शुड नॉट एक्सीड 21,000 पर मंथ। And provided you have worked for minimum 30 days in an accounting year। आपने कितने दिन तक काम किया? 30 दिन के अंदर 30 दिन तक काम किया एटलीस्ट इन अ सिंगल अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर है? And provided you are working in an organization, in an establishment where the payment of bonus act is applicable। तुम कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या तुमको मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। अब आपको पता है जैसे कि LIC के जो इंप्लॉइज होते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, या GIC के, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, उनके एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं माना जाता, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो वहां जाके वो चिल्ला रहे कि हमको देना पड़ेगा देना पड़ेगा, नहीं है एप्लीकेबल तो कैसे देंगे तुमको? नहीं देंगे हम लोग। या फिर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहां पे काम कर रहे हो, मैंने बोला ना गवर्नमेंट लोग का तो अलग ही चलता है, सरकारी नौकरी में अलग ही तुम्हारा ठाट बाट है, फिर यहाँ पे भी तुम लोगे वहां पे भी लोगे, नहीं चलेगा। तुमको जब वहां मिल रहा है ठाट बाट तो तुमको यहाँ पे ये सब एक्ट में ठाट बाट मिलने का कोई हक नहीं है। ग्रेचुटी पे मैंने सेम बताया था, इफ यू रिमेंबर। याद है ये सब? क्लियर है क्या यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत? वापस से मेरे को बताओ, 2 चीज अभी तक लर्न करवाया कि ये जो पेमेंट ऑफ बोनस का प्रोविजन है ना ये किस फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा। नंबर 1 क्या बोला मैंने? बताओ। वेयर मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इन दी फैक्ट्री शुड बी कितना? 20 ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ऑन एनी डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो मैम ये तो समझ गए। अब ये बताइए ना कि किस एम्प्लॉय को मिलेगा बोनस, वो बताइए। चलिए नंबर 1। अरे यार बॉडी में जोश लाओ। नंबर 1 एम्प्लॉय का सैलरी क्या बोला? हाँ, शुड नॉट एक्सीड। शुड नॉट एक्सीड कितना? यानी अगर 21,000 बिंगो है तो मिलेगा क्या? 21,000 बिंगो है तो मिलेगा क्या? हाँ। एंड प्रोवाइडेड ही हैज वर्क फॉर कितना डेज? मिनिमम 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एंड प्रोवाइडेड क्या? ही इज वर्किंग इन एन एस्टैब्लिशमेंट ऑन विच बोनस एक्ट इज एप्लीकेबल। कुछ समझ में आ रहा है क्या? सुनो आप ध्यान से। ठीक है मैम समझ गए। कितना बोनस देंगे वो बताइए। मिनिमम बोनस पेबल, ध्यान से सुना, मिनिमम बोनस पेबल 2 चीज होता है, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। करेंगे डिस्कस। अभी हम लोग बात करें मिनिमम बोनस का। किसका बात करें? सुनो ना, गजब का प्रोविजन बनाया है। तुम एम्प्लॉयर है ना, नहीं हम थे एम्प्लॉयर, सॉरी हम एम्प्लॉयर है ना, मेरे को प्रॉफिट हो या नहीं हो, मेरे पास एलोकेबल सरप्लस हो या नहीं हो, तुम अगर एम्प्लॉय है जिसका सैलरी कितना 21,000 रुपया से कम या 21,000, तुमको बोनस मिलेगा। कितना घटिया बात है बताओ। मेरे को कुछ हो रहा नहीं हो रहा, तुमको अपना बोनस मिलेगा। लेकिन बोनस क्या है? तुम एक्स्ट्रा काम किया है क्या? बोनस तो एक एक्स्ट्रा प्रोविजन दिया जा रहा है तो बोनस माफ कर देना चाहिए ना। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है, नहीं कंपनी को नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सुपर प्रॉफिट हो रहा है, सुपर लॉस हो रहा है, एलोकेबल सरप्लस हो रहा है, नहीं हो रहा है, तुमको तुम्हारा क्या मिलेगा? बोनस। तुम आ जाना झगड़ा करने के लिए, कंपनी बैंकरप्ट हो रहा है, नहीं मेरे को मेरा बोनस दे दो, फिर फुक्कड़ हो जाना, पहले बोनस निकालो। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम बोनस तुमको मिलेगा ही, मिनिमम बोनस तुमको मिलेगा ही एट द रेट ऑफ 8.33% of your salary, at the rate of कितना? 8.33% of your salary or ₹100 per annum, whichever is higher. At the rate of 8.33% of the salary or ₹100 per annum, whichever is higher. Minimum bonus payable to the employee is 8.33% of your salary or ₹100 per annum, whichever is higher. बोलो minimum bonus payable is equal to 8.33% of the salary or ₹100 per annum, whichever is higher.
ऐसा कैसा कंगाली है? 100 रुपीज पर एनम बोनस किसको मिलता है? ज्यादा ही होगा। समझ में आ रहा है? एक्ट में लिखा है 100 रुपया साल का। भाई साल का 100 रुपया बोनस कौन लेगा? भिखारी भी फेंक देगा मुंह पे तुम्हारे, बोलेगा तुमसे ज्यादा अर्निंग हम कर लेते, तुम रख मेरी तरफ से कमीशन। 100 रुपया पर मंथ नहीं बोल रहा है, पर क्या बोल रहा है? एनम, विच एवर इज हायर। सैलरी कितना था तुम्हारा? हाँ 3,000 था बच्ची का सैलरी। सुनना, 3,000 पर मंथ था क्या? तो बताओ बोनस पेबल कितना होगा? इसको कंप्यूट करो, निकालो। 8.33% ऑफ 3,000 कितना आया? कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, वेरी क्विकली गाइस। अरे यार कैसा स्लो बच्चा लोग है। 249 रुपीज। एक बात बताओ, ये 249 तो क्या पर मंथ है ना? तुमको तो पूरे सैलरी का मिलेगा। तुम, ये तो मंथली सैलरी है। सालाना कितना होगा तुम्हारे? इंटू 12 कर दो। सालाना कितना होगा? एनुअल बताओ। 2988 और रुपीज क्या? 100 पर एनम विच एवर इज हायर। तो यानी तुम्हारे को कितना बोनस मिलने वाला है? 2988। तुमको बोनस कितना मिलने वाला है? 2988। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? 8.33% ऑफ द क्या बोला? सैलरी। 8.33% ऑफ 3,000 करोगे कितना आएगा? बोलो 8.33%। अभी तो किया बाबा, अभी उसको फिर से देख रहे हो। 3,000 इंटू 8.33% करोगे कितना आया? 249। तो ये तो मंथ का आया ना, तो ईयरली करोगे तो कितना होगा? इंटू 12 कितना आया? 2988। तो बोनस पेबल कितना हो गया? 2988 और रुपीज 100 विच एवर इज हायर। तो हायर कौन सा है? 2988। तो बोनस पेबल कितना हो गया? 2988। कोई डाउट है क्या? कोई बच्चा एग्जाम में ये मत लिखकर आ जाना 249 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल। बोनस का फॉर्मूला क्या लिखवा है देखो, 8.33% ऑफ द सैलरी। समझ में आ रहा है? तो यानी टोटल सैलरी तो आपका साल का कितना होगा? ये तो मंथ का है ना, तो तुम मंथ का बोनस निकाल के एनुअल निकाल लिए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमको हर महीना अलग अलग सैलरी मिल रहा है। मे भी कुछ ऐसा जगह काम करते हो जो डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के ऊपर। एक बार पहला महीना तुमको 3,000 मिला, फिर नेक्स्ट महीने तुमको 3,500 मिला, फिर 4,000 मिला, फिर 3,800 मिला, फिर 2,000 हो गया। ऐसे करके अलग अलग सैलरी मिले जा रहा है। तो इन दैट केस फिर बोनस का कंप्यूटेशन कैसे होगा? कैसे होगा? सबको ऐड कर देंगे। हाँ, और ये बोले नहीं हम लोग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने से थोड़ी चलेगा, करना तो पड़ेगा ही ना। तो बताओ मेरे को क्या होगा? इंटू 8.33%, इंटू 8.33%। अरे मत निकालो, मैंने 12 महीना का फिगर कहाँ लिखा है? इंटू 8.33% इंटू, मेंटल मैथ थोड़ी करना है यहाँ, खेलना थोड़ी है कैलकुलेटर कैलकुलेटर। 8.33% ऐसे करके पूरा क्या 12 महीना तक सम टोटल कर देना, जो आंसर है दैट इज द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल। और क्या? और क्या? रुपीज 100 विच एवर इज हायर। अब एक बच्चा पूछ रहा है क्या ये बोनस सैलरी से डिडक्ट होगा क्या? सैलरी से अगर डिडक्ट होगा, आप समझ लो क्या बोल क्या रहे हो आप? समझ में आ रहा है? बोनस मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला? बोनस क्या? एक एडिशनल पेमेंट आपको मिल रहा है ना बिना कोई काम किए, जस्ट टू कीप यू क्या मोटिवेटेड, टू बूस्ट योर मोराले, टू गिव यू अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। लेकिन हाँ एक बात और बोल दिया, प्रॉफिट हो लॉस हो हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को बस तुम दे दो अपना बोनस। समझ में आ रहा है? कुछ भी हो, तुमको तंगी हो, कंगाल हो, फुक्कड़ हो, मेरे को मेरा बोनस दे दो, क्योंकि एक्ट में लिख दिया मेरे को बोनस मिलेगा। तुम कंगाल पति हो या फिर अमीर ज्यादा हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को क्या चाहिए? मेरा बोनस। मिनिमम बोनस मिलेगा क्या? हाँ, मिनिमम बोनस इज पेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एलोकेबल सरप्लस ऑफ द कंपनी। सुनो ना, अभी फॉर अ टाइम बिंग एलोकेबल सरप्लस वर्ड का मतलब आप समझ लो प्रॉफिट, बट एलोकेबल सरप्लस इज समथिंग डिफरेंट विच विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आप खाली याद रखो एलोकेबल सरप्लस वर्ड का मतलब क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, तो एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो, तुमको क्या मिनिमम बोनस मिलेगा क्या? तुम कौन हो? खाली एम्प्लॉय हो तुम कौन से एम्प्लॉय हो जिनके ऊपर, समझ में आ रहा है? तुम ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में काम करो जिसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल है। तुम ऐसे एम्प्लॉय हो जिनका सैलरी 21,000 से एक्सीड नहीं करे। तुम ऐसे एम्प्लॉय हो जिन्होंने मिनिमम 30 दिन काम किया एक सिंगल अकाउंटिंग ईयर में, तब जाके तुमको बोनस क्या मिलेगा। क्लियर है? मिनिमम बोनस मिलेगा क्या? गारंटीड है क्या? बोनस का कंप्यूटेशन क्लियर है कैसे निकलेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? सुनो ना, अब एक चीज और बोला गया, अगर आपके पास भयानक वाला एलोकेबल सरप्लस है तो भाई क्यों एम्प्लॉय लोग को तुम क्यों इतना कम दे रहे हैं बोनस? बढ़ाओ उन लोग का बोनस। तब पता है, सुनो एम्प्लॉय, तुम लोग को मिनिमम बोनस नहीं, तुम लोग को मैक्सिमम बोनस दिलवाएंगे एम्प्लॉयर से। अगर कंपनी में छप्पर फाड़ के प्रॉफिट हो रहा है तो फिर क्या होगा? मिनिमम बोनस इतना कम 8.33% से क्या होगा? 100 रुपया पर एनम से क्या होगा? सुनो एम्प्लॉय, तुम लोग को कौन सा बोनस देंगे? मैक्सिमम बोनस। कौन सा देंगे बोनस? मैक्सिमम बोनस इज
20% ऑफ द सैलरी। वाओ, मैक्सिमम बोनस कितना है? 20% ऑफ द सैलरी। समझ में आ रहा है? अब सुनना, यहाँ पे अब एक कंडीशन है, तुमको मैक्सिमम बोनस कब मिलेगा? मैंने क्या बोला? अगर कंपनी को क्या होगा? छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट। तो इसका क्या क्राइटेरिया, कैसे पता चलेगा? अगर आपका जो मिनिमम बोनस है ना, अगर आपका क्या मिनिमम बोनस जो है, ठीक है, और आपका जो एलोकेबल सरप्लस है, क्लियर, एलोकेबल सरप्लस समझ गए ना क्या हुआ? इफ योर एलोकेबल सरप्लस क्या कर रहा है? इट इज एक्सीडिंग योर मिनिमम बोनस। छप्पर फाड़ के प्रॉफिट है भयानक वाला। आपका जो एलोकेबल प्रॉफिट है ना, एलोकेबल सरप्लस, वो किससे ज्यादा है? मिनिमम बोनस से। किससे ज्यादा है? मिनिमम बोनस से। तब तुमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम बोनस, विच इज कितना? 20% ऑफ द सैलरी, बट सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस। बट सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा मैक्सिमम बोनस ना कंप्यूट करके, मान लो तुम्हारा मैक्सिमम बोनस कंप्यूट करके आया 4800, ठीक है, बट तुम्हारी कंपनी में एलोकेबल सरप्लस खाली 4500 है, तो तुमको कितना मिलेगा? मैक्सिमम बोनस भले ही तुम्हारा कितना आ रहा है? 4800, बट तुमको मिलेगा कितना? 4500, सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ क्या? एलोकेबल सरप्लस। अब यार घर से थोड़ी पैसा निकाल के तुमको बोनस देंगे। मैक्सिमम बोनस कहां तक लो? जितना हम लोग का क्या है? एलोकेबल सरप्लस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये जो मैक्सिमम बोनस है, ये कब पेबल होगा? आप समझो, कब पेबल होगा? कब पेबल होगा? जब क्या कंडीशन बताया? जब आपका एलोकेबल सरप्लस किससे ज्यादा है? मिनिमम बोनस से ज्यादा है। जब आपका एलोकेबल सरप्लस किससे ज्यादा है? मिनिमम बोनस से ज्यादा है। लेकिन मैक्सिमम बोनस का फॉर्मूला क्या है? 20% ऑफ द सैलरी। बट ये 20% ऑफ द सैलरी क्या होगा? सब्जेक्ट टू दी एलोकेबल सरप्लस अवेलेबल। ये सब्जेक्ट टू दी एलोकेबल सरप्लस अवेलेबल है ना, लेकिन ऊपर में मिनिमम बोनस तो क्या बोला? अगर तुमको मिनिमम बोनस मिल रहा है, एलोकेबल सरप्लस हो या ना हो, मिनिमम बोनस तो तुमको मिलना ही है। कुछ समझ में आ रहा है दिमाग में? क्लियर हो रहा है? सपोज करो फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुम्हारा जो मैक्सिमम बोनस है ना और एलोकेबल सरप्लस, मान लो तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस जो है 5000 है और मैक्सिमम बोनस पेबल कितना है? 4800। मैक्सिमम बोनस अगर 4800 है तो एक बार एक कंप्यूट करके बताओ ना। अच्छा, मिनिमम बोनस मान लो मैंने बोल दिया 2000 है, सैलरी कितना होगा बताओ? मिनिमम बोनस 2000 रुपया है। ए मिनिमम बोनस किसका होता है? 8.33% ऑफ द सैलरी होता है ना, यानी ये 2000 रुपया किसके बराबर है? 8.33% के बराबर है ना। यानी सैलरी तुम्हारा कितना है? 24,000 के आसपास आ रहा है क्या? देखो तो, उसका 20% करो, कितना आ रहा है? 4800 आ रहा है। तो देखो मैक्सिमम बोनस आ गया 4800। तो रैंडम फिगर्स नहीं, कंप्यूटेड फिगर्स है। छोड़ दो, कुछ नहीं बोला, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सपोज करो मिनिमम बोनस कितना है? 2000। ये फिगर्स दिया हुआ है मैंने। अब मेरे को आप बस इतना बताओ, क्या मैक्सिमम बोनस मिलेगा क्या? मैक्सिमम बोनस पेबल होने का क्राइटेरिया क्या बताया था? मैक्सिमम बोनस पेबल होने का क्राइटेरिया क्या बोला था? जब क्या होगा? एलोकेबल सरप्लस इज ग्रेटर देन मिनिमम बोनस। क्या एलोकेबल सरप्लस कितना है बताओ? एलोकेबल सरप्लस कितना है? 5000। क्या वो ग्रेटर है क्या मिनिमम बोनस से? मिनिमम बोनस कितना है? 2000। तो क्या मैक्सिमम बोनस पेबल होगा क्या? मैक्सिमम बोनस कितना होगा? 20% ऑफ द क्या होता है? सैलरी। तो ऑलरेडी मेरा निकला हुआ है, कितना है मेरा मैक्सिमम बोनस आया? 4800। ठीक है, 4800 पूरा दे देंगे क्या कि काटेंगे कुछ? हाँ, क्योंकि एलोकेबल सरप्लस कितना है मेरा? 5000। तो एलोकेबल सरप्लस से तो कम ही है ना। लेकिन अगर मान लो मेरा एलोकेबल सरप्लस 4500 होता, मान लो मेरा एलोकेबल सरप्लस 4500 होता और मेरा मैक्सिमम बोनस पेबल कितना है? 4800। तो मैक्सिमम बोनस पेबल कितना होता? 4800 की 4500? 4500। कुछ समझ में आ रहा है? वापस से बोले एक बार, सुना ध्यान से मैंने क्या बोला। मैक्सिमम बोनस पेबल मेरा मान लो 4800 आया, लेकिन मेरा एलोकेबल सरप्लस 5000 है, तो हम मैक्सिमम बोनस कितना देंगे? 4800 जितना आया है। मान लो मेरा मैक्सिमम बोनस पेबल 4800 आया, लेकिन मेरा जो मैक्सिमम एलोकेबल सरप्लस है ना वो 4500 ही है। मेरे पास प्रॉफिट ही कंपनी में कितना बचा है? 4500। तो तुम बोनस क्या घर से 300 रुपये और लाके देगा? तो तुम मैक्सिमम बोनस कितना तक देगा? जितना तक आपका क्या एलोकेबल सरप्लस, यानी कितना तक दोगे? 4500। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो एक लिमिट हो गया ना, एक मिनिमम बोनस, एक मैक्सिमम बोनस। मिनिमम बोनस कब दोगे? मिनिमम बोनस कब दोगे? कंडीशन बताओ, मिनिमम बोनस कब दोगे? जब तुम्हारा क्या है? एलोकेबल सरप्लस क्या है? लेस देन मिनिमम बोनस। यानी तुम एकदम दरिद्रता की हालत में हो, प्रॉफिट वगैरह हो नहीं रहा है, लेकिन तो भी मिनिमम बोनस देना ही पड़ेगा क्या तुमको? हाँ, मिनिमम बोनस कितना होगा? 8.33% ऑफ द सैलरी और मैक्सिमम और 100 विचेवर इज हायर, 100 पर एनम विचेवर इज हायर। और मैक्सिमम बोनस तुम कब दोगे? जब तुम्हारा क्या हो रहा है? एलोकेबल सरप्लस क्या है? मिनिमम बोनस से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तब तुमको क्या देना पड़ेगा? मैक्सिमम बोनस। मैक्सिमम बोनस कितना दोगे? 20% ऑफ द सैलरी। या फिर क्या बोला? सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस। सब्जेक्ट टू क्या? एलोकेबल सरप्लस। एलोकेबल सरप्लस मेरा छप्पर फाड़ के है, तो पूरा का पूरा दे दोगे क्या मैक्सिमम बोनस? हाँ, लेकिन अगर मेरा एलोकेबल सरप्लस जो है बीच में, तो मैक्सिमम बोनस कितना देना? बीच में। और मेरा एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं, एकदम जीरो है, तब क्या दो दोगे? मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम दे देना।
मिनिमम, एलोकेबल, बीच वाला, मैक्सिमम। मैक्सिमम बोनस कब देना? जब छप्पर फाड़ के प्रॉफिट है। मिनिमम बोनस कब देना? जब दरिद्रता का हालत है, एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं। समझ में आ रहा है? और मैक्सिमम बोनस सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस कब देना है? जब तुम्हारा एलोकेबल सरप्लस छप्पर फाड़ के नहीं है, बीच में। वापस से सुनो, 3 चीज बता रहे, आंसर देना। ध्यान से सुनना। आपका जो एलोकेबल सरप्लस है ना, वो 4000 है। एलोकेबल सरप्लस कितना है? 4000। मैक्सिमम बोनस जो है ना आपका, मैक्सिमम बोनस वो 5000 आया है। कितना दोगे मैक्सिमम बोनस? 4000। मैक्सिमम बोनस जो है ना वो 3000 है। कितना दोगे? 3000। मैक्सिमम बोनस जो है ना वो 4500 है। कितना दोगे? 4000। मैक्सिमम बोनस ना 1000 है। कितना दोगे? 1000। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्लियर है? और एक चीज सुनो, अब यहां पे मैंने बोला एलोकेबल सरप्लस मान लो आपका 2000 है। एलोकेबल सरप्लस कितना है आपका? एलोकेबल सरप्लस कितना है? 2000। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैक्सिमम बोनस जो है ना 4000 है। कितना दोगे? फटाफट बोलो। मैक्सिमम बोनस कितना है? 4000। और सुन लो, मिनिमम बोनस है आपका, सपोज करो मिनिमम बोनस आपका 800 है। बताओ क्या करोगे? मैक्सिमम बोनस दोगे कि मिनिमम बोनस? मैक्सिमम दोगे कि मिनिमम? मैक्सिमम दोगे कि मिनिमम? मैक्सिमम बोनस दोगे सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस विच इज कितना? 2000। बीच का दोगे? बीच का दोगे ना? एलोकेबल सरप्लस ज्यादा नहीं है ना, छप्पर फाड़ के नहीं है, बीच का है, तो बीच का दोगे ना मैक्सिमम बोनस। समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्लियर और नॉट? टेल मी, कोई डाउट है यहां तक? सुना आप ध्यान से, अभी क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। सपोज करो आपका जो मिनिमम बोनस है ना वो 2800 है। क्लियर? और मैक्सिमम बोनस 4000 है, एलोकेबल सरप्लस 2000 है। क्या दोगे? मिनिमम बोनस देंगे मैम, रुपया ही नहीं है। और रुपया नहीं है तो हम लोग क्या देते हैं? खाली मिनिमम बोनस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई डाउट है? मैनेज कर लोगे ये सब? बोलो। हाँ, पर कंप्यूट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर के कंप्यूट कर रहे हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी खाली प्रॉफिट समझ के देखो, इसके ऊपर सम्स करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? क्लियर है क्या यहाँ तक? सुनो, अब पता है एक और अच्छा बात बताया। एलोकेबल सरप्लस क्लियर है क्या होता है? मिनिमम बोनस क्लियर है? वापस एक बार बोलना, मिनिमम बोनस का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला फॉर मिनिमम बोनस, मिनिमम बोनस इज इक्वल टू क्या? 8.33% ऑफ द सैलरी और 100 रुपीज पर एनम विच एवर इज हायर। मैक्सिमम बोनस का फॉर्मूला बताओ। 20% ऑफ द सैलरी विच विल बी पेबल ओनली इफ योर एलोकेबल सरप्लस इज ग्रेटर देन योर मिनिमम बोनस एंड सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ एलोकेबल सरप्लस इट विल बी पेड। कोई डाउट है? यहां तक एकदम क्लियर है? ठीक है, अब सुना, एक मजा का बात और बोल दिया एम्प्लॉयर के फेवर में। सुना ध्यान से, एम्प्लॉय हो ना तुम, सैलरी कितना है? 20,000। सैलरी कितना है? 20,000। सुन लो, तुम्हारा जब हम लोग बोनस कंप्यूट करेंगे ना, इतना उछलो मत, 20,000 के अमाउंट पे कंप्यूट नहीं करेंगे। अगर आपका सैलरी 7,000 से ज्यादा है ना, तो हम लोग 7,000 का ही लिमिट लेके कंप्यूट करेंगे। ये क्या बात हुआ? ये क्या बात हुआ? ये क्या तरीका हुआ? यानी बोनस का अमाउंट कभी भी 7,000 के ऊपर कंप्यूट ही नहीं होगा। यानी हमेशा भी जो फिगर लगाओगे ना 8.33%, मैक्सिमम किस पे निकलेगा? 7,000। 20% लगाओगे ना, मैक्सिमम किस पे निकलेगा? 7,000। तो अच्छा है तुम्हारा 3,000 है, तो तुम्हारा तो 7 नहीं होगा ना, तुम्हारा तो 3 ही होगा। तुम्हारा 5 था क्या? तुम्हारा भी 5,000 होगा। तुम्हारा 21 था क्या? 21,000 था। कितना पे कंप्यूट होगा? 7,000 के ऊपर। तो ये नाइंसाफी क्यों? अरे नाइंसाफी क्या है? इतना देर से तो वर्कर लोग के फेवर में सारा बात हो रहा है। एक तो जबरदस्ती का पहला बात बोनस दिलवा रहे हो, बिना सर पैर का बात कर रहे हो कि जबरदस्ती लोग का धांधली बना दिया, बोनस देना पड़ेगा देना पड़ेगा। अब फिर कितना देंगे? मजाक समझ रहे हो क्या? एवरेज जो एम्प्लॉइज है उन लोग का सैलरी 21,000 तक होता ही है। अब सबको उतना उतना हम लोग बोनस लुटाने लग गए, तो फिर हम लोग क्या खाएंगे घर में? हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? हमारे घर वाले क्या खाएंगे? सब तुमको ही बांट दें क्या? तो बोनस का कंप्यूटेशन किसके ऊपर होगा? 7,000। Clear? If your salary is in excess of 7,000, for the purpose of computation of the bonus, we are going to assume that your salary is not in excess of 7,000, but your salary is going to be 7,000. समझे क्या बोले? अगर आपका जो सैलरी है वो 7,000 से ज्यादा है, तो हम लोग यही मानेंगे बोनस के कंप्यूटेशन के लिए। हाँ, बोनस मिलेगा तुमको, चिंता मत करो। 21,000 तक से तो है ना, 21,000 के ऊपर है तब तो बोनस भी नहीं मिलेगा। चलो 21,000 तक है, बोनस तो दे ही रहे तुमको, लेकिन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द बोनस योर सैलरी विल नॉट बी ट्रीटेड एज 21,000 और 20,000, बट योर सैलरी विल बी ट्रीटेड एज 7,000। समझ में आया कुछ? समझ में आया तो चलो एक सम्स करो, लिखो तो, निकालो बोनस का कंप्यूटेशन करो। ठीक है, सैलरी मैं लिख कर दे रही हूं, आप बोनस का कंप्यूटेशन करो।
चारों में कंप्यूट करके दो मिनिमम बोनस। चलो टेक योर टाइम। निहारिका आपको कुछ नहीं लिखना है, हम तो सब लिखवाएंगे ना, आप आराम से चिल मारो। बोल रही है बच्ची हम 7,000 वाले को वर्ड्स में कैसे लिखे, सब लिखवाई तो देते हैं लास्ट में, तुम लोग बस चिल मारो, हम सब लिखवा देंगे। और अभी कैलकुलेटर में कैलकुलेशन मारो, निकाल के दो। हाँ भाई रवि होगा, एस्टैब्लिशमेंट तो एक ही है ना, कंपनी तो एक ही है। तुम क्या चीज का कैलकुलेशन कर रहे हो, 1.29 बोल रही है बच्ची, 1 रुपया है बोनस। अरे उधर बच्ची हो गया, डन इट, डन। चले डिस्कस करें, चलो बताओ। मिनिमम बोनस पेबल यहाँ कितना होगा, 8.33% ऑफ 3,000 कितना आया, 240 इंटू 12 कितना आया, लिख ले क्या राउंड ऑफ करके। और ठीक से दिखाओ, ₹100 पर एनम विच एवर इज, लिखो पूरा ऐसे ठीक से, विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर में क्या आया 3,000, तो बोनस पेबल कितना हो गया 3,000। कोई दिक्कत, चलो 5,000 वाला मैं हो, निकालो। 8.33% ऑफ क्या लोगे, 5,000 लोगे ना, कितना आया, अरे इंडिविजुअल बताओ ना, 416 इंटू 12 कितना आया, 49,4998 और 100 विच एवर इज हायर, तो कितना लोगे 4998। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस किया, बोनस एक्चुअली कितना मिल रहा है, महीना एक ही महीना का तो मिल रहा है ना, और वही होता है, अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो वही दिया जाता है, एक महीने का जो सैलरी है वो बोनस में दे दिया जाता है। लेकिन अगर मान लो बंदा काम ही एक महीना की है, टोटल 12 मंथ्स में, तो थोड़ी उसको पूरा दे देंगे, तब तो प्रोपोर्शनेटली निकालेंगे ना, खाली एक महीना का निकालेंगे। ये तो कितने महीना का बोनस है, 12 महीना का, तो एक महीने का कितना होगा, प्रोपोर्शनेटली दोगे। फिर तो भाई ऐसे कोई भी एक महीना काम करके बोलेगा हमको बोनस दे दो हम चले जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। हाँ मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि बोनस तो आपको तभी मिलना चालू हो जाएगा जब आपने कितना दिन वर्क किया, 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, और 30 डेज ही खाली वर्क किया है टोटल अकाउंटिंग ईयर में, तो क्या पूरा साल भर का बोनस दे दोगे, फिर खाली एक महीना का बोनस हो गया ना, प्रोपोर्शनेट बोनस निकाल लेना। अब बताओ अब क्या किए हो, 8.33% ऑफ 12,000 कर दे तो 7,000। बोला ना, तुम्हारा सैलरी अगर 12,000 है तो हमको मतलब नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ योर बोनस वी विल अज्यूम दैट योर सैलरी इज कितना 7,000। बोनस तो तुमको दे ही रहे हैं भाई, ठीक है, बोलो, यानी कोई इज्जत नहीं है आपका अलग से, बोलो कितना आ रहा है, 583.33.1 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आया, 69.2, टोटल ये आ रहा है क्या, और क्या 100 विच एवर इज हायर, यानी कितना देंगे 6,997.2, 7,000 रुपया दे देना भाई, इतना कंजूसी क्या, 3 रुपया रख के रखोगे, 7,000 दे देना। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ इसका 7,000 पे निकाल लिया क्या, सेम लिख दे क्या, नो बोनस पेबल, कौन घोचू लोग निकाला था इसका बोनस, हाथ उठाओ सच्ची सच्ची, नो बोनस पेबल, क्राइटेरिया भूल गए, क्राइटेरिया क्या था, बोल के मैम भी क्या करती है ना, बताओ सेम टाइप का दे दी, हम लोग बेवकूफ हैं क्या, हम लोग कंप्यूट नहीं करेंगे, हम लोग बस लिख देंगे 7,699.7.2 सेम एज अबव, क्या लिखोगे यहाँ, नो बोनस पेबल, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, एक्सीडिंग 21,000, एम्प्लॉय सैलरीज एक्सीडिंग कितना
21,000. 21K means what? 21,000. So please be careful in the exams. ठीक है, ये सब आएगा, आंख कान खोल के करना सम्स. 7,000 वाला क्राइटेरिया, 21,000 वाला क्राइटेरिया, 8.33 वाला क्राइटेरिया सब याद रखना. और अभी तो मैंने यहाँ पे आपको निकलवाया ही नहीं मैक्सिमम बोनस पेबल होगा कि नहीं. समझ में आ रहा है? क्लियर? मैनेजेबल क्या ये सब देख लो अच्छे से. इंटू 1/12 100 से कम है. हाँ तो कम कम नहीं मिलेगा ना तुमको, 100 रुपया तो मिलेगा ही. हाँ 100 रुपया तो तुमको देंगे ही, बोला ना. तो ये बेसिकली 100 रुपए का प्रोविजन वही प्रोपोर्शनेट वाले लोग के लिए लाया गया होगा, जो खाली 1 महीना काम करके नदारद हो गए, भाग गए, चलो 100 रुपया ले लो शगुन कर जाओ. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं खराब होना चाहिए ना. बंदा जाएगा बोलेगा हम कितना कम दिन काम किया, लेकिन मेरा मालिक कितना अच्छा मेरे को बोनस दिया. अब कोई थोड़ी पूछेगा कितना रुपया दिया. क्लियर है? बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? एब्सोल्युटली क्लियर. मिनिमम बोनस, मैक्सिमम बोनस, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. एलोकेबल सरप्लस क्या होता है, मैंने बोला अभी अज्यूम कर लो फॉर अ टाइम बिंग, क्या होता है? प्रॉफिट. वापस एक बार बोला कॉन्सेप्ट बताओ ना. मैक्सिमम बोनस कितना पेबल होता है? 20% ऑफ द सैलरी. कब पेबल होता है? जब एलोकेबल सरप्लस इज ग्रेटर देन द मिनिमम बोनस. तो हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट दे देंगे क्या, जितना भी आएगा मैक्सिमम बोनस. सब्जेक्ट टू क्या बोला? सब्जेक्ट टू क्या बोला? एलोकेबल सरप्लस. बहुत सारा एलोकेबल सरप्लस है तो दे देना पूरा मैक्सिमम बोनस. ज्यादा नहीं है, बीच में है, तो जितना बीच में है उतना दे देना. है ही नहीं, एलोकेबल सरप्लस है ही नहीं, तो मैक्सिमम बोनस मत दो भाई. मिनिमम बोनस तो भी देना ही पड़ेगा. कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब सुनो ना, ये जो तुम लोग चिल्ला रहे हो ना 30 दिन काम करेंगे हम लोग, 30 दिन काम करेंगे, अब ये 30 दिन के अंदर कौन कौन से दिन इंक्लूड होंगे और कौन कौन से दिन एक्सक्लूड होंगे? स्ट्राइक पे चला गया, लॉकआउट कर दिया. समझ में आ रहा है? ये बंदा ना बड़ा खतरनाक है, क्या क्या उत्पात मचाता है मैं भी बताती हूँ आपको. ठीक है, ये टोटल फैक्ट्री के अंदर ना 28 डेज आया काम करने के लिए. 28 डेज आया क्या करने के लिए? काम करने के लिए. 2 दिन और आया, बोले टोटल 30 दिन हम आए हैं मैम, देख लीजिए आप, मैं एम्प्लॉयर हूँ इसकी. 30 दिन आए आपको दिखा दे रहे, देख लीजिए अटेंडेंस शीट. 28 दिन काम किए, 2 दिन धरना दिए. समझ में आ रहा है? फैक्ट्री के बाहर बैठ के धरना दिए, भूख हड़ताल किए, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हमारी मांगे पूरी करो. तो एक बात बताओ सोच के, ये जो 30 दिन आया है क्लेम कर रहा है, क्या इसको 30 दिन को 30 दिन क्लेम किया कर माना जाएगा? ये 2 दिन तो क्या कर रहा था? धरनाबाजी कर रहा था, प्रचारबाजी कर रहा था, महिला समिति को लेकर बैठा दिया था वहां पे. पूरा मतलब एकदम समझ में आ रहा है कैसा एकदम घटिया माहौल कर दिया क्रिएट. अब बोल रहा है बोनस दो, हम 30 दिन काम किए, तो क्या इसको बोनस मिलना चाहिए? क्या ये 2 दिन काउंट होगा? स्ट्राइक वगैरह करके बैठा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है बाहर में, तो क्या इसको बोनस मिलेगा क्या? इसके लिए क्या माना जाएगा? 28 डेज. इसका वर्किंग डेज कितना माना जाएगा? 28 डेज. इसका वर्किंग डेज क्या माना जाएगा? 28 डेज. क्लियर है? तो ये एक केस हो गया. दूसरा केस अब सुनो क्या हुआ. टोटल 29 डेज एकदम बच्चा अच्छे से काम किया, और एक दिन ना आया था, टोटल 30 डेज आया था ये मेरे फैक्ट्री में. कितने दिन आया था? 30 डेज. 29 डेज तो पूरा मजा से एकदम काम किया मशीन के ऊपर. एक दिन जब आया ना तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया. क्यों रिटर्न कर दिया जानते हो? क्योंकि मेरा जो मशीन था ना वो टूट चुका था, मशीन में ब्रेकडाउन हो गया था. क्या हो गया था? ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन समझते हो? व्हेन द मशीन इज नॉट फंक्शनिंग, फेलियर हो गया मशीन में. क्या हो गया? ब्रेकडाउन. या फिर ना उस दिन ऐसा हुआ था कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, लीड टाइम सप्लायर ज्यादा ले लिए थे. लीड टाइम समझते हो? द टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू रिप्लेनिश द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल नहीं है, स्टॉक आउट हो चुका है, तो रॉ मटेरियल नहीं तो लेबर काम किसके ऊपर करेगा? मेरे ऊपर थोड़ी काम करने लगेगा, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करेगा ना. रॉ मटेरियल नहीं तो मशीन में डालेगा क्या? या तो मशीन टूट गया, या तो रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था. समझ में आ रहा है? तो ये 2 हादसा हुआ, हादसा नहीं केस हुआ, सरकमस्टांसेस. अब आप मेरे को बताओ क्या इसमें वर्किंग डेज हम लोग 29 मानेंगे कि 30 मानेंगे? सोच के बताओ. काम कितने दिन किया है? 29. एक दिन क्या किया? आराम, ले ऑफ. फैक्ट्री में आया था क्या? हम लोग इसको रिटर्न कर दिए थे क्या? क्यों रिटर्न कर दिए थे? मशीन टूट गया, रॉ मटेरियल नहीं है, या पावर कट हो गया, लोड शेडिंग हो गया, या मेरा आज मन नहीं था, मूड नहीं था काम करने का, इसलिए मैं भगा दी इसको. मैं कौन हूँ? मालिक, एम्प्लॉयर. तो बताओ क्या ये डे काउंट होगा 30 डेज की कंप्यूटेशन में? हाँ होगा भाई. इसका क्या गलती है बेचारे का? ये तो बेचारा अपना इतना दूर से झोला उठाकर टिफिन लेकर आया ही है ना काम करने. अब इसका क्या गलती है कि मशीन टूट गया? इसका क्या गलती है कि सप्लायर ने रॉ मटेरियल टाइमली डिलीवर नहीं किया? इसका क्या गलती है? मेरा मूड नहीं है, ये तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने आया ही था. तो इसको बोलते पीरियड ऑफ ले ऑफ. क्या बोलते? पीरियड ऑफ ले ऑफ. जाओ अपना आराम करो, ले ऑफ. तुमको हटा दिया मैंने. ले ऑफ मतलब तुमको टेम्पररी छुट्टी दे दिया, जाओ.
ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इसमें लेबर का तो कोई गलती नहीं है ना, तो यानी उसको बोनस मिलेगा क्या? वो दिन काउंट होगा क्या 30 डेज के कंप्यूटेशन में? यस, 30 डेज के कंप्यूटेशन में वो काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? सुनना आप ध्यान से। लेकिन इसमें स्ट्राइक्स वगैरह कर दिया तो काउंट होगा कि नहीं होगा? स्ट्राइक्स लॉकआउट वगैरह कर दिया काउंट होगा, धरनाबाजी कर रहे काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब सुनो फीमेल एम्प्लॉय, क्या बोला मैंने? फीमेल एम्प्लॉय। आपको पता है मैंने बोला था फीमेल एम्प्लॉयज लोग को मटर्निटी लीव मिलता है, और ये मटर्निटी लीव पेड होता है। डू यू नो दैट? 6 महीने का मटर्निटी लीव मिलता है, वो भी पेड लीव। यानी अगर आपका शादी हो गया ना कल को, और आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, यू आर प्रेग्नेंट सपोज, सो इन दैट केस 6 मंथ्स फॉर फीमेल, 6 मंथ्स आपको पेड लीव मिलेगा। तो इससे अच्छा और क्या बात है? 6 महीने का घर में आराम करो, प्लस सैलरी भी मिलते जाएगा तुमको। 6 मंथ्स ऑफ पेड लीव। कुछ कुछ बड़े बड़े कंपनी में अभी फ्रैटर्निटी मतलब फादर का लीव लाया गया, पता है कितने दिन का? 1 हफ्ता का पेड लीव। समझ में आ रहा है? 1 हफ्ता का। मतलब उन लोगों को कंप्लेन था ना इस चीज को लेकर कि उन्हें टाइम क्यों नहीं मिलता, मतलब उन्हें पेड लीव क्यों नहीं मिलता? उनको भी तो अपना वक्त स्पेंड करना है बच्चे के संग। बोला हाँ करो ना। अच्छा ये वाला जो है बच्चा होने के बाद अप्लाई होगा। मटर्निटी लीव कैन बी टेकन एनी टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, बट मैक्सिमम 6 मंथ्स। लेकिन फादर के लिए क्या बोला? 1 हफ्ता पेड लीव। समझ में आ रहा है? वो भी बच्चा होने के बाद। उसके पहले तुम्हारा कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्लियर है? 1 हफ्ता का। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अगर मटर्निटी लीव है, मटर्निटी लीव, मटर्निटी हॉलीडे क्या है मेरे को बताओ? मटर्निटी लीव पेड है कि अनपेड? पेड। अब मान लो कोई कोई फीमेल एम्प्लॉय फायदा उठा रही है, मटर्निटी लीव है, पेड ही होगा, 1 साल छुट्टी कर दी। ऐसे थोड़ी है भाई कि तुमको घर बैठाकर जो हम लोग पैसा देते रहेंगे बिना कोई काम धाम के। तो 6 महीने तक है। तो अगर मटर्निटी लीव पेड वाला है, कौन सा है? पेड वाला, तो वो नंबर ऑफ डेज क्या काउंट होगा क्या बोनस के लिए? हाँ, 30 डेज में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पेड मटर्निटी लीव विल बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ क्या? 30 डेज। क्लियर है? वैसे ही पेड हॉलीडे लीव, पेड हॉलीडे लीव होता है ना, ऐसे थोड़ी है कोलू का बैल है जो एम्प्लॉयज लोग काम करते रहेगा करते रहेगा। कितनी बार उन लोग को छुट्टी दिया जाता है, लेकिन वो क्या रहता है? पेड लीव रहता है। अब जैसे मान लो लेबर डे है, तो पेड लीव भी तो होगा। वो क्या बोलोगे? नहीं तुम आए नहीं हो, सैलरी काट लेंगे। लेबर डे था तुम नहीं आए हो, तुम्हारा गलती। फैक्ट्री हम लोग लेकिन नहीं चलाएंगे, लेकिन पैसा हम लोग काट लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। दीज आर क्या? पेड हॉलीडे ना, पेड हॉलीडे लीव होता है। तो ये सब इंक्लूड होगा कि नहीं होगा 30 डेज में? हाँ, भले ही तुम लेबर डे में नहीं आया काम करने, लेकिन लेबर डे का वो जो डे है वो 30 डेज में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। मतलब मान लिया जाएगा तुमने काम किया है, भले ही वो तुम्हारा लीव था, हॉलीडे था, लेकिन वो कौन सा हॉलीडे था? पेड वाला था ना। तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ क्या? 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ रहा है? सुन आप ध्यान से। इट शैल ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, इट शैल ऑल्सो इंक्लूड द लीव बिकॉज ऑफ टेम्पररी डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला मैंने? टेम्पररी डिसेबलमेंट of the employees arising during the course of employment। इसका मतलब समझो, खुराफती एम्प्लॉय है, काम कर रहा है फैक्ट्री में, किए जा रहा है, अचानक से मशीन बंद हो गया। अरे तो तुम रुक जाओ, मशीन बंद हो गया तो तुम क्या इंजीनियर भी है क्या जो मशीन ठीक कर लेगा? लेकिन बोल रहा नहीं हम इंजीनियर, हम ठीक कर लेंगे। होता है कोई कोई लोग का आदत बढ़ा चढ़ा के सब काम करने का। समझ में एकदम डेडिकेटेड फोकस्ड एम्प्लॉय है, पागल है एकदम सनकी, मशीन को खोलने लग गया, मशीन का पार्ट वगैरह खोल के ठीक कर रहा है। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रिसिटी भी ऑन है। समझ में आ रहा है? अब अचानक से क्या हुआ आप समझ गए तो क्या होने वाला है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, मशीन काम कर रहा है, कुछ प्रिकॉशंस वगैरह, ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहन रखा है, और अचानक से इसका हाथ धर धर गिर गया, वहीं पे कांपने लगा। क्यों हाथ कांप रहा था? धर धर धर, शॉक लग गया है। समझ में आ रहा है? और बेहोश होकर गिर गया, सेंसेस वगैरह इसका चला गया। तो 2-3 दिन का छुट्टी ले लिया। बोला भाई आपका मशीन ठीक कर रहे थे सर, काम इतना अर्जेंट था, अगर ऑर्डर पूरा नहीं होता क्लाइंट हम लोग को पकड़ता, मैं 2-3 दिन काम में नहीं आऊंगा। फोन करके बोल रहा है, सेंसेस आ गया, फोन करके मेरे को बोल रहा है कि बाबू 2-3 दिन का छुट्टी ले रहे हैं हम काम में नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो एम्प्लॉयर है वो क्या ह्यूमैनिटी एकदम खत्म हो गया है क्या? ये बच्चे का जो नुकसान है किसकी वजह से हुआ है? फैक्ट्री की वजह से हुआ है, मशीन की वजह से हुआ है, काम करते के दौरान ही हुआ है। तो अब वो एम्प्लॉयर क्या बोल रहे ना, तुम्हारा 2-3 दिन का सैलरी हम काट लेंगे। मतलब भाई तुम इंसानों की हैवान, इंसानियत खत्म हो गया है क्या? तुम बोल रहे हो भाई उसका जो हालत है, आज कुछ और हो जाता तब क्या करते तुम? 2-3 दिन बेचारा छुट्टी ले रहा है क्योंकि उसका सही में क्या हो गया, परमानेंट की टेम्पररी डिसेबलमेंट बोला, टेम्पररी।
2-3 दिन बाद बंदा ठीक होकर आ जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे, उसका हम सैलरी काट लेंगे, 2-3 दिन नहीं देंगे? एक तो तुमको उसका मेडिकल इलाज करवाना चाहिए, खर्चा देना चाहिए, और तुम बोलो सैलरी भी नहीं देंगे। तुम्हारा ही तो काम कर रहा था और उसको ये हादसा से गुजरना पड़ा। वो अलग बात है, वो अपने एक्स्ट्रा होशियारी दिखाया, बट तुमको देना तो चाहिए। अब बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो अगर तुम उसको सैलरी दे रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है बोनस के कंप्यूटेशन में ये जो 3 दिन का छुट्टी ले रहा है वो आएगा कि नहीं आएगा? 30 डेज में आएगा। 30 डेज में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो टेम्पररी डिसेबलमेंट हो रहा है जिसकी वजह से 1-2 दिन का लेबर लोग क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉय लोग क्या ले रहे हैं, हॉलीडे, छुट्टी, सो दैट हॉलीडे विल बी कंप्यूटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ क्या, 30 डेज इन दी अकाउंटिंग ईयर। समझ में आया कुछ? अब सुनना ध्यान से। ये तो बेचारा मशीन के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन वही ये वाली एम्प्लॉय 3,000 सैलरी है, फर्क नहीं पड़ता अपने को। समझ में आ रहा है? मशीन खराब है, नीचे चली गई पार्टी करने। जैसी सुनी मशीन चल नहीं रहा है, ये भी काम कर रही थी, जैसी सुनी मशीन खराब है नीचे चली गई। अब नीचे क्या कर रही है? थम्सअप वगैरह पी रही थी। समझ में आया? अब क्या हुआ ना, ये नीचे ही थी, थम्सअप वगैरह पी रही थी। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा ना, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, इसके आसपास बहुत सारा सामान रखा हुआ था, ऐसे जोर से सामान फेंका, उसमें से एक सामान नीचे जाके इसके माथे पे फूट गया, ये भी लहू लुहान हो गई, वहीं गिर गई। ये भी 3 दिन का छुट्टी ले ली, लेकिन नीचे कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, कोल्ड ड्रिंक गटक रही थी, काम नहीं कर रही थी। समझ में आ रहा है? मस्ती कर रही थी, पार्टी कर रही थी कि आज चलो फैक्ट्री में काम नहीं है। और यही उस दौरान क्या हुआ, इसको शॉक लग रहा है, शॉक लगते लगते से ऐसे हाथ वाथ किया, सामान इसके माथे पे फूट के गिर गया और इसका पूरा ब्लड वगैरह निकलने लग गया। 2-3 दिन ये भी छुट्टी मार ली। अब मेरे को ये बताओ, ये जो बच्ची 2-3 दिन छुट्टी मारी, क्या इसका नंबर ऑफ डेज काउंट होगा बोनस के कंप्यूटेशन में 30 डेज में? बताओ, सोच के बताओ। क्यों? बोलो। हाँ नहीं होगा, वो पार्टी कर रही थी, लफंगाबाजी कर रही थी, मस्तीबाजी कर रही थी, नहीं मिलेगा भाई। ये बेचारा शहीद हुआ है मशीन में काम करते करते। शहीद मतलब 2-3 दिन के लिए काम कर रहा था ये, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मस्ती हुआ है। वो अलग बात है कि वो फैक्ट्री का इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, लेकिन मस्ती कर रही थी, मस्तीबाजी, तो नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं तुम्हारे कर्म का सजा। समझ में आ रहा है? वहां खड़े रहते देखते तो नहीं होता ना तुम्हारे संग ऐसा कांड, और वहीं जाके खड़े हो जहाँ पे मशीन ऐसा हो रखा है, थम्सअप वगैरह मार रहे हो, चुस्की पी रहे हो, तो नहीं चलेगा ये सब। तो तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या बोला, टेम्पररी डिसेबलमेंट अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्या, एम्प्लॉयमेंट। बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो 30 डेज का कंप्यूटेशन क्लियर हो गया। अब एक बार यहाँ तक हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, चलो स्टार्ट राइटिंग। पूरा पिक्चर क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताओ, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? स्टार्ट राइटिंग डाउन। लिखो पॉइंट नंबर 1, हेडिंग दो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। सब लिखवा देंगे, तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस तुम लोग लिखते जाओ। लिखो पॉइंट नंबर 1, it is applicable on all the factories. It is applicable on all the factories and establishment having minimum कितना workers, 20 workers कब, on any day of the accounting year. It is applicable on all the factory and establishment having minimum 20 workers employed on any day of the accounting year. Full stop. मैं डिक्टेशन दे रही हूँ, full stop. On any day of the accounting year तक लिख लिया. It shall continue to apply. It shall continue to apply even if in the subsequent accounting years it shall continue to apply even if in the subsequent accounting years it gets reduced below 20. It gets reduced below 20. बोला था ना फ्यूचर में 20 से नीचे भी हो गया तो ये क्या एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ होगा। Are we through with this? Point number 1 is clear. Point number 2, eligibility to get bonus as per section 26 लिखवा दे क्या? सेक्शन 26 बोनस एक्ट का नहीं है, समझ जाओगे क्या? और नहीं तो ये आप स्किप कर दो,
यू कैन ऑल्सो स्किप दिस सेक्शन. सेक्शन 26 किसका होगा? कोड का. अरे वो तो तुम लोग लिखा ही है ऊपर में, कोड के नीचे लिखा है ना सेक्शन 26 से 41. ठीक है, बट पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के हिसाब से भी यही है. क्लियर? तो तुम खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिख लो चाहे तो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट बोनस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट बोनस, दोनों के हिसाब से सेम है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट बोनस फॉर द एम्प्लॉय. ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका है? एम्प्लॉय का है ना. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द एम्प्लॉय टू गेट द बोनस. 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था. पहला क्या बोला था? ऐसे एस्टैब्लिशमेंट में काम करना होगा जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है. मिनिमम 30 दिन के लिए सैलरी शुड नॉट एक्सीड कितना? 21,000 पर मंथ. समझ के लिख रहे हो ना? कॉपी तो नहीं कर रहे हो? सब याद हो गया है तो क्लास में? वेरी गुड. सैलरी पर मंथ शुड नॉट एक्सीड 21,000. आर वी थ्रू विद दिस? पहला 3 पॉइंट लिख लिया? जो नहीं लिखा फटाफट लिखो, नहीं तो छोड़ दो, मत लिखो. इंक्रीज योर स्पीड, कम ऑन, फास्ट, हरी अप. सीए इंटर का सेशन को 11:30 कर दो. हो गया क्या? चलो मिनिमम बोनस. एक बात बताओ, तुम्हारे पास रुपया हो चाहे नहीं हो, मिनिमम बोनस देना पड़ेगा क्या? तुम दरिद्रता की हालत में हो, मिनिमम बोनस देना पड़ेगा क्या? एलोकेबल सरप्लस है नहीं है, देना पड़ेगा क्या? कितना देना पड़ेगा? 8.33% ऑफ क्या? सैलरी, और ₹100 विच एवर इज हायर. Minimum bonus has to be paid whether or not there exists any allocable surplus. Whether or not there exists any allocable surplus. निहारिका पहले भी ले सकते हो, बाद में भी मिक्स करके ले सकते हो. It should not has to be continuous, okay? Maximum bonus shall be paid if allocable surplus is greater than क्या? Minimum bonus. किया था ना डिस्कस. और रेट कितना होगा? 20% ऑफ द सैलरी सब्जेक्ट टू द अमाउंट ऑफ द एलोकेबल सरप्लस. कीवर्ड्स हाईलाइट कर लेना. पॉइंट नंबर 3 डन क्या? पॉइंट नंबर 3 डन एवरीवन? आर वी थ्रू विद पॉइंट नंबर 3? पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम बोनस shall have to be paid if allocable surplus is greater than minimum bonus and the rate shall be कितना? 20% of the salary. माधवी, एसआई का नोट मैंने शेयर कर दिया बाबू, क्या बोल रहे हो? डराते मत रहा करो मेरे को. इनफैक्ट मेरे को याद है मैंने 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया. टेलीग्राम में भी शेयर हुआ है. टेलीग्राम में नहीं हुआ क्या? और मैंने आपको कितनी बार बोला, ऐसा प्रॉब्लम होता है तुरंत ईमेल किया करो. आपके पास आज ड्राइव लिंक चला जाएगा जिसमें सारे नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा. वो लिंक रख के रखो, जैसे जैसे नए नए चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे नोट्स उसमें ऐड बैक होते जाएगा, तो आपको नोट्स का झमेला ही नहीं रहेगा. ड्राइव लिंक चेक कर लिया करो डायरेक्टली. नंबर 5, 4 नंबर डन. फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप हरी अप.
नंबर 5, इफ एन एम्प्लॉय सैलरी इज मोर देन, कितना बोला था? 7,000 ना, मोर देन क्या बोला था? 7,000। तो मिनिमम बोनस रेट और मैक्सिमम बोनस रेट किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा? 7,000 पे। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अज्यूम सैलरी एज कितना? 7,000। ये एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो वहां पे वर्किंग नोट लिख लो। ऊपर किया था ना आपने कॉपी में, वर्किंग नोट 1 लिख लो, या जो भी आपने लिखा है वो लिख लो। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कॉपी कर लिए थे ना, 6 में वर्किंग नोट 1 लिख लो। वर्किंग नोट 1 कहां लिखोगे? जहां पे आपने कंप्यूटेशन किया बोनस वगैरह का। फास्ट फास्ट फास्ट। पॉइंट नंबर 6 डन। 6 तो डन ही है ऑलरेडी, फिर से लिख रहे हो? 5 लिख रहे हो? लिखो, आराम से लिखो, सजा सजा के लिखो। इसके बाद आप लोग का भी तो नेक्स्ट क्लास है, मेरा भी नेक्स्ट क्लास है, जल्दी जल्दी लिखो। ब्रेकफास्ट किया क्या? वेरी गुड। कितने बच्चे नहीं करके आते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सच्ची सच्ची। अरे आई एम ऑल्सो द वन। अब सब हाथ उठा रहे। ठीक, कर लेना, नहीं तो दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, यहाँ गिर पड़ जाओगे, फिर तुम लोग को ग्लूकोन डी पिलाना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को। ठीक है, अपने संग लेकर आया करो एक एनर्जी बॉटल। हो गया क्या? चलो अब कंप्यूटेशन ऑफ 30 वर्किंग डेज लिखो, कैसे कंप्यूट करेंगे। एक बात बताओ, ले ऑफ इंक्लूडेड होगा क्या? हाँ, बोला ना, एम्प्लॉय तो आया था, काम तुमने नहीं दिया, मशीन ब्रेकडाउन, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर कट, लेकिन स्ट्राइक वगैरह के लिए धरनाबाजी करोगे तो एक्सक्लूड। समझ में आ रहा है? हॉलीडे लीव विद सैलरी इंक्लूडेड, मैटरनिटी लीव विद सैलरी इंक्लूडेड, टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड। ठीक है, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ 30 वर्किंग डेज, राइट डाउन। कंप्यूटेशन ऑफ 30 वर्किंग डेज, राइट डाउन क्विकली। layoff are included, layoff are included। layoff मतलब क्या हुआ? employees क्या was not given work because of the shortage of raw material, या फिर power cut, या machine breakdown। however strikes and lockouts are not included, however strikes and lockouts are not included। holiday leave with salary included। निहारिका पॉइंट नंबर 6 जो है ना बाबू, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जो मैंने आपको सम्स प्रैक्टिस करवाया था ना, वही पॉइंट नंबर 6 है, जब बोनस का कंप्यूटेशन करना था। यू आर ऑल्सो निहारिका, वी हैव सो मेनी निहारिकास अराउंड। हॉलीडे लीव विद सैलरी इंक्लूडेड, मैटरनिटी लीव विद सैलरी इंक्लूडेड। रॉ मटेरियल, सप्लायर के पास रॉ मटेरियल नहीं है, सप्लाई नहीं किया आपको, लेबर आ गया काम करने, क्या काम करवाओगे? छुट्टी देना पड़ेगा ना, काम करेंगे क्या जब है ही नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब वो छुट्टी दियो किसकी वजह से? किसकी वजह से छुट्टी दियो? अपने अपने गलती की वजह से ना, या सप्लायर की गलती की वजह से? बेचारे लेबर का तो कोई गलती नहीं है ना, लेबर का थोड़ी कोई गलती है, तो वो इंक्लूड होगा 30 डेज के कंप्यूटेशन में। आर वी थ्रू विद दिस गाइस? holiday leave with salary included, maternity leave with salary included, temporary disablement during the course of employment included। हो गया क्या? इज इट डन टिल हियर एवरीवन? जिनका नहीं हुआ नोट्स शेयर कर देंगे, टेलीग्राम में सर्कुलेट कर देंगे, वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, एक चीज और लिखो, तो ये वाला एग्जांपल लिखो, राइट डाउन। एलोकेबल सरप्लस 5,000, मिनिमम बोनस 2,000, मैक्सिमम बोनस 4,800। कमेंट whether minimum bonus payable or maximum bonus and what amount? बताओ।
एंड व्हाट अमाउंट. पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड. टेम्पररी डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्लूडेड. बताओ अब. अच्छा, यहाँ पे मैं ये फिगर्स मैंने आपको ओरली भी बताया था, और याद है मैंने आपको बोला एग्जैक्टली आप देखोगे मैच करेगा. ये कोई हवा में फिगर्स नहीं है. मिनिमम बोनस का फॉर्मूला क्या होता है? 8.33% ऑफ द सैलरी. यानी अगर बोनस 2000 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8.33%. यानी आपका सैलरी कितना होगा? सैलरी आपने निकाला था ना, 2000 डिवाइडेड बाई 8.33% करोगे 24,000 के आसपास आ रहा है. 24,009 है. 24,000 ले ले रहा है आसपास. 24,000 का क्या देखोगे? 20%. 20% करोगे तो क्या आएगा? मैक्सिमम बोनस ना. तो मैक्सिमम बोनस कितना आ रहा है? 4800 आ रहा है. क्लियर है? अब हम लोग मैक्सिमम बोनस कितना तक देंगे? सब्जेक्ट टू द एलोकेबल सरप्लस. तो एलोकेबल सरप्लस कितना है? 5000. यानी हम लोग मैक्सिमम बोनस क्या 4800 दे सकते हैं क्या? हाँ. तो यहाँ पे लिखो हियर वी विल पे. क्या आंसर क्या लिखोगे? क्या पे करोगे? लिखो मिनिमम की मैक्सिमम. कौन सा बोनस? जल्दी बोलो. पे विच बोनस? वाई मैक्सिमम बोनस? एलोकेबल सरप्लस क्या है? ग्रेटर है किससे? हाँ, मिनिमम बोनस से ना. और मैक्सिमम बोनस पेबल कितना होगा? 4800. सब्जेक्ट टू क्या बोला था? एलोकेबल सरप्लस ना. तो एलोकेबल सरप्लस तो यहाँ ज्यादा ही है 5000. तो पूरा का पूरा कितना दे दोगे? 4800 दोगे ना? यस और नो? पे मैक्सिमम बोनस बिकॉज एलोकेबल सरप्लस. ऑल सरप्लस नहीं लिखा है मैंने, एलोकेबल सरप्लस लिखा है. एलोकेबल सरप्लस एक्सीड्स क्या? मिनिमम बोनस. ठीक है, तो कितना दोगे? 4800. सब्जेक्ट टू क्या? एलोकेबल सरप्लस ऑफ 5000, जो कि ज्यादा ही है ना. तो पूरा का पूरा कितना दोगे? 4800. फुल स्टॉप. लिखो सपोज if in the above case allocable surplus is rupees 4000. Allocable surplus is rupees 4000. Find the maximum bonus payable. Find the maximum bonus payable. बताओ मेरे दोस्त क्या होगा? हाँ होशियार बच्चे, 4000 लिखो. Although the maximum bonus payable is 4800. Although the maximum bonus payable is equal to कितना? 4800. But it will be subjected to क्या? It is subjected to क्या? Allocable surplus ना. Subjected to क्या? Allocable surplus, which is only 4000. Subjected to allocable surplus, which is only 4000. Therefore बोनस कितना दोगे? 4800 की 4000? 4000. बोनस पेबल इक्वल टू कितना? 4000. It will not be 4800 here, but in the previous example it will be 4800 because there you are having the allocable surplus of 5000. याद रहेगा ये सब? कोई डाउट है? मान लो allocable surplus 1000 रुपया है. और एक लिखो ना, केस 3 लिखो. केस 3 allocable surplus 1000. Last topic for the day. Allocable surplus 1000. बताओ आप क्या करोगे? कमेंट. Allocable surplus 1000. If your allocable surplus is 1000, please comment. क्या होगा? क्या पे? वेरी गुड. मैक्सिमम बोनस पेबल ही नहीं होगा. हाँ लिखो. मिनिमम बोनस विल बी पेबल. मिनिमम बोनस कितना? सब्जेक्ट टू एलोकेबल सरप्लस. तो हट, पूरा का पूरा होगा 2000. हम लोग को मतलब नहीं है, मिनिमम बोनस चाहिए हम लोग को. समझ में आ रहा है? लिखो मिनिमम बोनस विल बी पेबल फुल 2000 irrespective of the allocable surplus. मिनिमम बोनस तो देंगे ही, लेकर जाएंगे ही हम लोग. तुमको हो रहा है प्रॉफिट, नहीं हो रहा हम लोग को मतलब नहीं, हमारा हक है बोनस, मार नहीं सकते. ठीक है, तो मिनिमम बोनस पेबल कितना होगा? 2000. बोलो आर वी थ्रू विद दिस? कोई डाउट है तो पूरा अच्छे से इसको लर्न करके आना. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.